नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन। रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए जिस प्रकरण को हमने शुरू किया था, रीट लेवल 2 एसएसटी के लिए विशेष रूप से हमने शुरू किया था कि उनकी शिक्षण विधियां या शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे हमने प्रारंभ किए। पर आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक रीट लेवल 2 एसएसटी, रीट लेवल 2 साइंस मैथ और रीट लेवल 1 यानी ईवीएस और मैथ्स वाले जो विद्यार्थी हैं वो सबके लिए महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण भी मतलब कम महत्वपूर्ण नहीं, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रकरण में से, प्रकरण का नाम है शिक्षण अधिगम सामग्री एवं सहायक सामग्री। अंग्रेजी में इसको टीचिंग लर्निंग मटीरियल बोला जाता है या शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री। तो इस प्रकरण में कम से कम पूरे 150 प्रश्नों में से 4 से 5 प्रश्न आपकी परीक्षा में हर बार आए हुए हैं। आप विगत वर्षों के पेपर जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं, पढ़ते हैं इस टॉपिक का नाम है शिक्षण अधिगम सामग्री एवं सहायक सामग्री। देखिए, इसको पढ़ने से पहले हर बार की तरह इस बार भी हम कौन कौन सी चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं, जैसे शिक्षण अधिगम सामग्री एवं सहायक सामग्री, इसका अर्थ एवं परिभाषा पे हम चर्चा करेंगे, इसके उद्देश्य एवं प्रकारों पे हम चर्चा करेंगे, इसके गुणदोष और इसके महत्व पर हम बात करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारा सबसे पहला बिंदु इसमें देखिए, अर्थ एवं परिभाषा। तो सबसे पहले शाब्दिक अर्थ, सबसे पहले आपके दिमाग में TLM ये रहना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म है। कई बार परीक्षाओं में इसी से प्रश्न आ जाता है कि TLM का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है। तो T का मतलब टीचिंग, L का मतलब लर्निंग और M का मतलब मटीरियल। टीचिंग लर्निंग मटीरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री। और क्योंकि ये शिक्षण टीचर को शिक्षण कराते समय और बच्चे को अधिगम में बहुत हेल्प करती है, सहायता करती है, इसलिए इसको सहायक सामग्री कह दिया जाता है, सहायक सामग्री। अब देखिए, सहायक नाम से ये पता चलता है कि ये पूरा मतलब ये सहायता के लिए है। अगर कहीं इसकी उपलब्धता नहीं है तो भी टीचर तो पढ़ाएगा ही, वो बहुत ज़रूरी चीज़ें जो हैं उनकी मदद से पढ़ाएगा। लेकिन ये अगर सामग्री हम प्रयोग करेंगे सहायक सामग्री के रूप में तो टीचर को शिक्षण कराते समय और बच्चों को अधिगम करते समय बहुत सरल और स्पष्ट अधिगम होगा, स्थायी अधिगम होगा अगर हम इस सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे तो देखिए, सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ, शिक्षण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री। तो ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है कि इसको शिक्षण के कार्य में प्रयोग किया जाता है सहायक के रूप में। ठीक है, अब बात सबसे यह कि क्यों महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विषय वस्तु को सरल रोचक बनाने, विषय वस्तु को जो भी टीचर पढ़ाने जा रहा है, जो भी विषय जो भी प्रकरण बच्चों को पढ़ाता है उसको सरल और रोचक बनाने के लिए और अधिगम को प्रभावी एवं बोधगम्य बनाने के लिए, क्योंकि शिक्षार्थी क्या करता है, लर्निंग करता है, अधिगम करता है। और किसी भी शिक्षक का या कहें कि उसकी शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि जो चीज़ हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो हम मेहनत कर रहे हैं, उसका अधिगम बच्चे कर पाए और वो अधिगम ऐसा प्रभावी और बोधगम्य होना चाहिए कि बच्चे के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन कर सके। तो देखिए, इसकी सामान्य परिभाषा क्या होगी। तो जिन साधनों या सामग्री से शिक्षण को छात्रों के लिए सरल, स्पष्ट एवं रोचक बनाकर अधिगम को बोधगम्य और प्रभावी बनाया जाता है, उन्हें शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम सामान्य परिभाषा है, महत्वपूर्ण क्यों, इसी से प्रश्न आता है परीक्षाओं में कि शिक्षण अधिगम सामग्री या TLM के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ऐसे 4 ऑप्शन देगा, उन 4 ऑप्शन में आपको एकदम ऑप्शन पढ़ते ही पता चल जाएगा, क्योंकि ये शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, अधिगम को, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, शिक्षण को सरल और स्पष्ट बनाने के लिए और अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। बच्चे को जो विषय वस्तु पढ़ाई जाती है उसको वो जल्दी से ग्रहण कर लेता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन रखता है। और दूसरा, लंबे समय तक वो यानी कि स्थायी रहती है। वो जो अधिगम होता है उसको ऐसा नहीं कि पढ़ा और भूल गया बच्चा, वो लंबे समय तक उसको अधिगम यानी कि स्थायी रहेगा उसका। ठीक है, अब देखिए, इस टीचिंग लर्निंग मटीरियल को लेकर के चीन में एक कहावत प्रचलित थी जिसको बाद में मौर्य मॉन्टेसरी
मॉन्टेसरी ने प्रयोग में लिया था। तो इस कहावत का, चीनी कहावत का जो नाम है शिक्षण अधिगम में, या कहें कि हमारे शिक्षा मनोविज्ञान में, या कहें कि शिक्षण विधियों में, वो मौर्य मॉन्टेसरी का नाम इस कहावत से जुड़ा हुआ है। द थिंग विच आई हियर आई मे फॉरगेट। द थिंग विच आई हियर, मैं कुछ शब्दों को यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ। द थिंग विच आई हियर आई मे फॉरगेट, द थिंग विच आई सी आई मे रिमेंबर, और बट द थिंग विच आई डू आई कैन नॉट फॉरगेट। अब आप देखिए इन शब्दों में कि द थिंग यानी वो चीज़ें, विच आई हियर जिनको मैंने सुना, आई मे फॉरगेट मैं भूल गया या मैं भूल सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर सुनी, सीधी सीधी बात है कि हियर यानी सुनी हुई चीज़ को बच्चा भूल सकता है। द थिंग विच आई सी, ये कह रहा है कि वो वस्तुएं, वो बातें जिनको मैंने देखा, आई मे रिमेंबर वो मुझे याद रहीं। और बट द थिंग विच आई डू, लेकिन वो बातें, वो वस्तुएं जिनको मैंने, वो काम जो मैंने करके देखा, आई कैन नॉट फॉरगेट जिन्हें मैं भूल ही नहीं सकता। तो बहुत दम है इस लास्ट वाले वाक्य में कि करके सीखना, यानी कि जिन बातों को, जिन सिद्धांतों को, जिस ज्ञान को बच्चा करके सीखता है वो उसको कभी भूलता नहीं है, या लंबे समय तक वो उसकी मेमोरी में रहता है, उसको याद रहता है। तो ये चीनी कहावत का नाम मौर्य मॉन्टेसरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें अर्थ एवं परिभाषा की अभी तक हमने ये पढ़ा कि शिक्षण सहायक सामग्री वो होती है जिसको शिक्षण और अधिगम में एक सहायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा, क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विषय वस्तु को या शिक्षण को सरल एवं रोचक बनाने के लिए और अधिगम को प्रभावी एवं बोधगम्य बनाने के लिए जरूरी है। ये इसका महत्व है। चलिए इसी से संबंधित कुछ और बातें देखिए। कोठारी आयोग का नाम टीएलएम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि टीएलएम के बारे में कोठारी आयोग ने बहुत बड़ी बात बोली थी। कोठारी आयोग जिसको हम पढ़ चुके हैं कि 1964 से 66 के बीच में इसकी स्थापना हुई थी, और आपको पता है कि इसकी स्थापना क्यों की गई थी। इस कोठारी आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। अब देखिए कि इस कोठारी आयोग ने 1964-66 के बीच में जो स्थापित हुआ था, इसने क्या कहा कि शिक्षण प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार लाने के लिए शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का प्रयोग देश में एक शैक्षिक क्रांति ला सकता है। इन्होंने ये कहा था कि शिक्षण की प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार लाने के लिए, कि अगर भाई स्कूलों में शिक्षण चल रहा है और उस शिक्षण की प्रक्रिया में गुणात्मक सुधार लाने के लिए इस टीएलएम का प्रयोग किया जाना चाहिए, और ये देश में क्या ला सकता है, शैक्षिक क्रांति। कितनी बड़ी बात इन्होंने बोली कि, और हम कई बार इन शिक्षक सहायक सामग्री को बहुत हल्के से लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये। यानी कि कोठारी आयोग के अनुसार शैक्षिक क्रांति लाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको विद्यालय में प्रारंभ किया जाना चाहिए या उसको अनिवार्य किया जाना चाहिए। और वर्तमान में हमारे जितने भी सरकारी और निजी विद्यालय हैं उनमें शिक्षण सहायक सामग्री की मदद से बच्चों को अधिगम कराया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो अपना तो 2005 में जो आया था, उस 2005 के बाद में शिक्षण में इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हुआ कि उन्होंने मतलब बच्चों को नवाचार के लिए, मतलब नवाचार आधारित शिक्षा के लिए कंप्यूटर शिक्षा को जोड़ा, बच्चों के बोझ को इसमें कम किया। तो वो सारी 2005 के बाद ऐसा हुआ। अब देखिए कोठारी आयोग का नाम दौलत सिंह कोठारी, क्योंकि इसके दौलत सिंह कोठारी अध्यक्ष थे, इसलिए दौलत सिंह कोठारी, क्योंकि राजस्थान से जुड़े हुए हैं इसलिए यहाँ थोड़ा महत्वपूर्ण है। उदयपुर राजस्थान के निवासी थे और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में ये वैज्ञानिक सलाहकार थे। यूजीसी के अध्यक्ष, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके अध्यक्ष बनने वाले प्रथम और एकमात्र राजस्थानी रहे हैं ये, और भारतीय प्रतिरक्षा विज्ञान का इनको जनक कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक भी प्रसिद्ध है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंड देयर इफेक्ट। ठीक है, ये इनकी पुस्तक का नाम है जो उन्होंने भारतीय प्रतिरक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो ये कोठारी आयोग की क्या धारणा थी टीएलएम के बारे में, ये हमने पढ़ा कि गुणात्मक सुधार के लिए विद्यालयों में अनिवार्य होना चाहिए और ये एक शैक्षिक क्रांति ला सकता है। कॉर्टर एक गुड ने भी इसमें कहा था कि कोई भी ऐसी सामग्री या प्रक्रिया
जिसके माध्यम से शिक्षण को उद्दीप्त किया जा सके और श्रवणेंद्रियों और संवेदनाओं के द्वारा उसे आगे बढ़ाया जा सके। वो सारी चीजें क्या होती हैं, टीएलएम होती हैं या सहायक सामग्री होती हैं, क्योंकि सहायक सामग्री जो भी होती है वो सीधा सीधा बच्चे की श्रवणेंद्रिय और संवेदनाओं को सीधे प्रभावित करती है। एक तो हम बच्चे को ये बोल के बताएं कि बेटा हाथी ऐसे होता है, बड़ा होता है, उसके कान इतने बड़े होते हैं और सूंड होती है, तो वो इमेजिन नहीं कर पाएगा। एक सीधा का सीधा हाथी ही उस बच्चे को दिखा दें ला करके, तो वो बच्चा उन चीजों को एकदम जल्दी सीख जाएगा। तो यहाँ उद्दीप्त जो शब्द जोड़ा है उसका मतलब यही है कि शिक्षण सहायक सामग्री एक स्टिमुलस की तरह होती है, एक उद्दीपन की तरह होती है, जो बच्चे के ज्ञान को क्या कर देती है, प्रभावी, उसके अधिगम को क्या बना देती है, प्रभावी बना देती है। चलिए अब देखिए, यहां से भी सीधे सीधे परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है कि शिक्षण सहायक सामग्री के उद्देश्य क्या हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी काम निरुद्देश्य नहीं होता है, कुछ उद्देश्य हैं, इनके अलावा और भी एक दो उद्देश्य हो सकते हैं, पर आप इनको पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि वास्तव में टीएलएम का क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है। जिज्ञासा उत्पन्न करना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिज्ञासा उत्पन्न करना। आपको याद होगा बीएड के दिनों में जब आप कुछ लपेट फलक पे या कोई चार्ट बना करके बच्चों के लिए जब लेसन तैयार करके लेके जाते थे क्लास में, तो सारे के सारे बच्चे आपके हाथ में वो चीज़ें देख करके और एकदम से आप जो बोल रहे हो उस पर तो ध्यान नहीं देंगे कि बच्चों आज हम ये पढ़ेंगे, वो ऐसे उस सामान को जो आप मॉडल चार्ट इत्यादि जो बना के लेके जाते थे अपन लोग, उन चीज़ों को ऐसे देखते थे एकदम कि पता नहीं मैडम और गुरुजी पता नहीं क्या लेके आए हैं, तो ऐसे ऐसे यूँ देखते थे कि क्या। इसका मतलब उनकी जिज्ञासा रहती थी कि क्या आज नया होने वाला है। तो ये शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का काम यही है कि बच्चों की जिज्ञासा उत्पन्न करना, और क्योंकि कोई भी काम अगर जिज्ञासा के लिए होता है, बच्चों में जिज्ञासा उस चीज़ के लिए होती है, तो बच्चे अटेंटिव हो जाते हैं और उस चीज़ को बहुत आराम से और एकदम ध्यान केंद्रित करके, ध्यानस्थ होकर के समझते हैं। तो सबसे बढ़िया काम है इसका पहला कि जिज्ञासा उत्पन्न करना। दूसरा ये होता है विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करना, और आपको पता है कि अगर रुचि का सिद्धांत आपने मनोविज्ञान में भी पढ़ा है कि अगर किसी काम में रुचि है तो उस काम को हम बार बार करते हैं और उस काम को हम जल्दी सीख जाते हैं। अरुचि से या बिना रुचि के, बिना मन से किया गया काम ना तो कभी सफल होता है और ना हम उसे याद रख पाते हैं। इसलिए उस टीएलएम का काम है रुचि उत्पन्न करना, बच्चों में रुचि जागृत करती है टीएलएम। छात्रों को क्रियाशील बनाना, देखिए क्रियाशील बच्चे अपने आप, जैसे टीचर व्याख्यान विधि से पढ़ा रहा है, कोई सहायक सामग्री नहीं है, तो बच्चे एकदम ऐसे सोए से और हो जाएंगे और एकदम सुस्त हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई मॉडल चार्ट और ग्लोब से टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चे एकदम कान और आंख एकदम उनके अटेंटिव रहेंगे कि सर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रियाशील रहता है बच्चा। सीखने की गति में सुधार होता है, यानी कि बिना शिक्षण सामग्री के सीखता तो है पर कम गति से सीखता है, यहाँ वो गति उसकी सीखने की बढ़ जाती है। अवधान या ध्यान शक्ति का विकास होता है, बच्चा ध्यान उसका इधर उधर नहीं भटकता है, क्योंकि बोली हुई चीज को तो नहीं सुन पाता वो, और जो चीज सामने रखी उसको दिखा दिखा के हम अगर उसको कुछ बोल रहे हैं तो उसका ध्यान एक तरह से ध्यान शक्ति का विकास होगा। कुछ अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देना, देखिए टीएलएम। आज हम ताजमहल के बारे में, डायनासोर के बारे में बच्चे को अगर बताएं तो बच्चा बस केवल कल्पना कर सकता है, और अगर हम मॉडल और चार्ट के द्वारा ताजमहल और डायनासोर को अगर बच्चे को बताएंगे तो बच्चा उनको इनहेरिट करेगा, आत्मसात करेगा कि यस ये ताजमहल है और ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और इसको किस तरह शाहजहां ने मुमताज की याद में बनवाया था। तो वो चीज़ें, उन चीज़ों को बच्चा लंबे समय तक, जैसे ही शाहजहां और मुमताज का नाम आएगा तो उसको ताजमहल की आकृति एकदम अपनी कल्पना में दिख जाएगी कि यस ये वही ताजमहल जो सर ने हमें मॉडल के रूप में दिखाया था। तो कुछ अमूर्त पदार्थों को क्या कर लेगा, वो मूर्त रूप इसमें देते हैं। इंद्रिय परीक्षण पर बल, यानी कि बच्चों की इंद्रियां जितनी भी पांचों बच्चों की ज्ञानेंद्रियां एकदम अटेंटिव हो जाती हैं, तो इंद्रिय परीक्षण पर बल दिया जाता है। जैसे टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाते 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 बच्चा इधर उधर भटक जाते हैं, तो बीच में टीचर कोई ऐसा चुटकुला सुना देता है ताकि बच्चे वापस से वहां आ जाते हैं। तो बच्चों का ध्यान केंद्रित करना, इंद्रिय परीक्षण, उनकी इंद्रियों को आकर्षित करके रखना, पढ़ाई में लगा के रखना, ये काम कौन करता है, टीएलएम करता है। इसके अलावा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है बच्चों में। पाठ्य सामग्री को एकदम सरल बना दिया जाता है। कुछ ऐसे कठिन पाठ होते हैं कि हम नहीं समझा पाते। अब जैसे विद्युत का पाठ पढ़ा रहा है कोई साइंस का टीचर, अब विद्युत बच्चा इमेजिन क्या बोलता जा रहा है विद्युत धारा, तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। लेकिन हम जब उसको प्रयोगशाला में ये विद्युत धारा का अगर प्रयोग करके बताएंगे तो निश्चित रूप से बच्चा उसको सरल तरीके से जल्दी समझ पाएगा। मंद बुद्धि बालकों के लिए कुछ, अब कुछ बच्चे मंद बुद्धि होते हैं जो बहुत चीज़ों को नहीं समझ पाते,
सामान्य चीज़ों को भी नहीं समझ पाते, तो उनके लिए बहुत उपयोगी रहता है। रटने के बजाय समझने पे बल देता है, कुशलता का विकास करता है, प्रभावी शिक्षण, ये हमने पढ़ाई था कि शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। दूसरा, कठिन से कठिन पाठ्य सामग्री का स्पष्टीकरण। कई बार टीचर भी बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट करने में सक्षम नहीं होता है क्लास में, पर सहायक सामग्री अगर बच्चे के सामने, अब जैसे मान लो सपोज करो कंप्यूटर पढ़ाना है और हम कंप्यूटर को पढ़ाने के लिए बच्चे को किताब में ये पढ़ाते जाएंगे कि बेटा उसमें एक मॉनिटर होता है, CPU होता है, और उसमें हम जब उसमें ब्रश पेंट या कोई भी काम करते हैं कंप्यूटर पे तो उसमें पहले हम कीबोर्ड दबाएंगे, एक माउस होता है, माउस को उस पर लाएंगे तो बच्चा समझ नहीं पाएगा। लेकिन जब हमारे पास कंप्यूटर है तो हम बिठा देंगे बच्चे को या बैठ जाएंगे हम कि बेटा देख ये तो होता है कंप्यूटर, टच करके देख, ये होता है इसका मॉनिटर होता है, ये इसका CPU होता है, और ये माउस होता है, और ये इसका कीबोर्ड होता है, तो बच्चा एकदम उन चीज़ों को जल्दी से सीख जाएगा। तो कठिन से कठिन पाठ्य सामग्री का स्पष्टीकरण इस TLM के माध्यम से। तो ये कुछ उद्देश्य थे जो आप इनके TLM से संबंधित हैं। चलिए अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं और हर परीक्षा में एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों के प्रकार कितने हैं? अब देखिए, सबसे पहला इनको हमने कुछ प्रकारों में इंद्रियों के आधार पर, सबसे पहला इसका विभाजन है इंद्रियों के आधार पर। इंद्रिय कौन सी? हमारी श्रवणेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उन ज्ञानेंद्रियों के आधार पर हमने इसको 3 भागों में बांटा है। पहला श्रव्य सामग्री, ठीक है, दूसरा दृश्य सामग्री, और तीसरा श्रव्य दृश्य सामग्री। बहुत लंबे समय से आप इन चीजों को पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता ही है इनके बारे में, पर यह ध्यान रखना है कि ये जो विभाजन है ये इंद्रियों के आधार पर विभाजन है, और प्रश्न हमारी परीक्षा में इंद्रियों के विभाजन से ही पूछा जाता है सबसे ज्यादा, कि इनमें से निम्नलिखित में से श्रव्य सामग्री कौन सी है, निम्नलिखित में से दृश्य सामग्री कौन सी है, और श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी है। तो श्रव्य सामग्री वो होती है जिनको केवल सुनकर के ज्ञान प्राप्त होता है, दृश्य सामग्री वो होती है जिनको केवल देखा जा सकता है, देख के ज्ञान प्राप्त होता है, और श्रव्य दृश्य सामग्री वो होती है जिनको देखकर और सुनकर दोनों ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, जैसे दूरदर्शन इत्यादि। प्रौद्योगिकी या तकनीकी के आधार पर एक विभाजन किया है जिसमें 2 प्रकार माने गए हैं, एक तो सॉफ्टवेयर या मृदु उपागम और दूसरा है हार्डवेयर या कठोर उपागम। तो ये अब सॉफ्टवेयर सामग्री और एक हार्डवेयर सामग्री आप इसको माने, ठीक है। तो यहाँ प्रौद्योगिकी के आधार पर ये 2 प्रकार का विभाजन है। एक प्रक्षेपण के आधार पर विभाजन किया गया है जिसमें 2 प्रकार माने, कुछ संसाधन कुछ सामग्री होती है प्रक्षेपी जिनको प्रोजेक्ट किया जा सकता है, और एक होती है अप्रक्षेपी जिनका प्रोजेक्शन संभव नहीं है। अभी अपन देखेंगे इनके बारे में और विस्तार से आगे। एक है NCERT के अनुसार, NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया था कि NCERT के अनुसार शिक्षण सामग्री के कितने प्रकार हैं। तो आपको याद रखना है 6 प्रकार हैं। कौन कौन से? ग्राफिक्स सामग्री, डिस्प्ले सामग्री, त्रिआयामी सामग्री, श्रव्य सामग्री, प्रक्षेपी सामग्री और प्रक्रिया सामग्री। ये 6 इनके उदाहरण हम नेक्स्ट अगली इसमें PPT पे आपको मिलेंगे। अब आप देखिए 6 प्रकार है। अभी यहाँ पे इस स्लाइड से आपको ये ध्यान रखना है कि सहायक सामग्री, जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसको कितने आधारों पे बांटा गया है और कितने उसके प्रकार हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है इंद्रिय के आधार पर और एक NCERT के आधार पर। देखते हैं और इनमें इनके कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम इनको देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से अब हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि सबसे पहला हमने देखा था कि इंद्रियों के आधार पर श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री, हमने 3 विभाजन इसके देखे थे। अब देखिए श्रव्य सामग्री में रेडियो और आकाशवाणी। तो रेडियो और आकाशवाणी से केवल सुन करके ज्ञान प्राप्त करता है बच्चा, इनको देखता नहीं। रेडियो पे कोई प्रोग्राम आ रहा है, बहुत सारे प्रोग्राम अभी रेडियो पे चला रखे हैं, ठीक है। रेडियो पे जितने भी प्रोग्राम आते हैं उनको सुन करके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है? ये श्रव्य सामग्री है। अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि रेडियो किस प्रकार की सामग्री है, अब वो ये नहीं पूछेगा किस आधार पे, वो सीधा ये पूछेगा किस प्रकार की, तो ये श्रव्य सामग्री है, ठीक है। दृश्य सामग्री है शामपट्ट और मॉडल, यानी कि शामपट्ट बोलता नहीं है, शामपट्ट को हम सुन नहीं सकते, मॉडल को हम बोलता नहीं है, मॉडल को हम देख सकते हैं, तो ये दृश्य सामग्री यानी कि इनको देख करके ज्ञान प्राप्त होता है। अब शामपट्ट को देख करके ज्ञान प्राप्त तो कैसे होगा, लेकिन टीचर उस शामपट्ट पे लिखेगा, उन चीजों को क्या करेंगे हम
देखेंगे। ठीक है, तो एक है श्रव्य दृश्य सामग्री। अब ये टेलीविजन और कंप्यूटर, ये दोनों श्रव्य दृश्य सामग्री के उदाहरण है, क्योंकि टीवी जब चलता है तो चित्र के साथ साथ हमें आवाज भी सुनाई देती है, और ऐसे कंप्यूटर जब चलता है तो कंप्यूटर पर बहुत सारी फिल्म और जो भी चीजें वीडियो वगैरह चलते हैं देखते हैं हम, और उनको सुनकर के ज्ञान प्राप्त करते हैं। देखिए अगला इसका भेद है प्रौद्योगिकी या तकनीकी के आधार पर। इसके दो भेद माने गए हैं यहाँ पे, एक तो है सॉफ्टवेयर या मृदु उपागम। अब देखिए सॉफ्टवेयर में क्या होता है, चित्र होता है, समाचार पत्र होता है, ठीक है। एक होता है हार्डवेयर या कठोर उपागम, इसमें रेडियो और टेलीविजन। अब आप ये देखेंगे कि प्रौद्योगिकी के आधार पर, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों के आधार पर याद रखना है, क्योंकि प्रश्न यहीं से आते हैं। लेकिन अगर इनमें से भी प्रश्न अगर आ गया तो तरीका क्या है, अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो विभाजन किया गया है, आप इसको कंप्यूटर से एकदम अलग रखें। कंप्यूटर नहीं है ये, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मतलब तो वो होता है जो प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, और हार्डवेयर का मतलब होता है जिनको छू के देख सकें। ऐसा नहीं है, ऐसे तो समाचार पत्र को भी हम छू के देख सकते हैं, सब ये रहा न्यूज़पेपर, तो ये तो हार्डवेयर हो गया। लेकिन नहीं, यहाँ सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि वहां पर जो भी चीज है वो रेखा चित्र के माध्यम से या उनके बाद लिखित में जितने भी वर्ड्स हैं वो आएंगे सॉफ्टवेयर या मृदु उपागम में, और हार्डवेयर में आएंगे जिनको हम एक तरह से, अब देखिए ये रेडियो वैसे तो श्रव्य सामग्री है, पर क्योंकि रेडियो क्या है, एक मशीन है, तो जितनी भी ऐसी मशीन्स होती हैं जो जिनको छुआ जा सकता है, चाहे वो जिनको देखकर और सुनकर दोनों तरह से ज्ञान प्राप्त होता हो, जैसे टेलीविजन है तो ये हार्डवेयर में आएगा। प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर क्या है, प्रोजेक्टर तो एक तरह से एक मशीन ही तो है, ना तो वो बोलता है प्रोजेक्टर और ना उसमें कुछ काम की चीजें, पर जिन चीजों को प्रोजेक्ट करने के लिए इसको काम में लिया जाता है उस जगह ये प्रोजेक्टर हार्डवेयर कहलाएगा। इसलिए ये प्रौद्योगिकी या तकनीकी के आधार पर इनको सॉफ्टवेयर, यानी कि जितना भी कंटेंट है लिखित में वो सारा का सारा सॉफ्टवेयर में आएगा, और जितने भी मशीनी संसाधन है वो सारे हार्डवेयर में आएंगे। अगला है प्रक्षेपण के आधार पर। दो तरह की सामग्री है, एक तो प्रक्षेपी और एक अप्रक्षेपी। अब आप इसमें देखिए कि प्रक्षेपी का मतलब होता है कि जिन चीजों को प्रोजेक्ट किया जाता है। अब प्रोजेक्ट करने के लिए दूसरे साधन का प्रयोग होगा निश्चित रूप से, प्रोजेक्टर इत्यादि का, पर ये स्लाइड है, फिल्म स्ट्रिप्स जितनी भी हैं, और पारदर्शिकाएं जिनको ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है। प्रश्न पूछा हुआ है रीट वगैरह में, ये रीट में ही, कि ये पारदर्शिकाएं मतलब प्रोजेक्टर में जो काम में ली जाती हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है पारदर्शिकाएं या ट्रांसपेरेंसीज। ये प्लास्टिक की बनी शीट्स होती हैं जिन पर कोई सामग्री या तो हाथ से लिखी हुई होती है या छपी हुई होती है प्रिंटेड, और उनको उस प्रोजेक्टर पे रखते हैं और वो सारी चीजें हमें पर्दे पर दिखाई देती है। तो यहाँ प्रक्षेपी का मतलब ये स्लाइड है, फिल्म स्ट्रिप है और पारदर्शिकाएं, ये सब प्रक्षेपित की जाती हैं, इसलिए प्रक्षेपी। और चित्र को आप कैसे, अब देखा जाए तो उस पर अगर चित्र बना दिया तो वो क्या है, चित्र बना दिया स्लाइड पे और वो हमें दिख रहा है वहां पे, तो उस स्थिति में उसको क्या कहेंगे, वो तो प्रक्षेपी सामग्री हो गई। लेकिन यहाँ चित्र का मतलब ये है कि जितने भी चित्र वगैरह उपलब्ध होते हैं, जितने भी मॉडल उपलब्ध होते हैं, जितने भी चार्ट उपलब्ध होते हैं, ये प्रक्षेपी सामग्री नहीं है, अप्रक्षेपी है। ठीक है, अब अगला देखिए, एक है NCERT के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि NCERT ने हमें पता है 6 प्रकार माने हैं शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों के, जिसमें सबसे पहला है ग्राफिक्स सामग्री। अब ग्राफिक्स का मतलब क्या होता है, जितने भी चित्र होते हैं वो सारे ग्राफिक्स होते हैं। जितने भी कॉमिक्स वगैरह जो आपने बचपन में चाचा चौधरी वगैरह इस तरह की बहुत सारी कॉमिक्स आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी, हम लोगों ने भी पढ़ी हैं, तो जितने भी चित्र कॉमिक्स वगैरह कार्टून वगैरह जितने भी होते हैं वो सारे के सारे ग्राफिक्स होते हैं। और इसमें आप एनिमेशन और लगा दीजिए, एनिमेशन जो होते हैं ना, आजकल तो एनिमेशन श्रव्य दृश्य सामग्री का हिस्सा है। एनिमेशन में चित्र होते हैं, वो बोलते भी हैं, और बच्चे टीवी पर एनिमेटेड मूवीज आती हैं बहुत सारी, तो वो एनिमेशन एनिमेटेड मूवीज जो है वो देखा जाए तो इंद्रियों के आधार पर तो श्रव्य दृश्य सामग्री में आ गया। लेकिन यहाँ पर एनिमेशन के जितने भी कार्टून्स वगैरह कैरेक्टर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे कहाँ आएंगे, ग्राफिक्स में आएंगे। ठीक है, एक है डिस्प्ले सामग्री। डिस्प्ले का मतलब सीधा सीधा है दृश्य, यानी कि जिनको डिस्प्ले किया जा सकता है, जिनको प्रदर्शित किया जा सकता है। तो यहाँ डिस्प्ले का मतलब आप क्या समझ लें, प्रदर्शित, डिस्प्ले जिनको दिखाया जा, जो डिस्प्ले करती है चीज को, ठीक है, प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे शाम पट्टे, अब शाम पट्टे क्या करेगा, लिखी हुई चीज को, जैसे देखिए शाम पट्टे एक तरह से ये बोर्ड है, ये बोर्ड पे से आपको चीज डिस्प्ले हो रही है, दिख रही है, ऐसी बुलेटिन बोर्ड पे डिस्प्ले होती है। फ्लैनल बोर्ड या फलालीन बोर्ड जो होता है, फलालीन
फलालीन का कपड़ा होता है उससे बना होता है, इसलिए इसको फ्लैनल या फलालीन बोर्ड बोलते हैं। ये डिस्प्ले सामग्री है। ये एनसीईआरटी का अपना एक विभाजन है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक है त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल जितनी भी सामग्री होती है 3 आयामी। अब जैसे कोई भी मॉडल बना हुआ हो, ठीक है, कोई भी वास्तविक जितने भी पदार्थ हैं, अब मान लो सचमुच का हाथी लाके बच्चों के सामने खड़ा कर दिया, तो ये क्या है? अगर पूछे एनसीईआरटी के अनुसार ये हाथी क्या है? हाथी है त्रिआयामी सामग्री, चाहे वो मॉडल हो और चाहे वो हाथी का मॉडल क्लास में दिखा रहा हो टीचर, या सचमुच का हाथी कहीं जू में जाके दिखा रहा हो, तो वो सारी की सारी त्रिआयामी सामग्री के विभाजन में आएंगी। एक है श्रव्य सामग्री। अब देखिए श्रव्य सामग्री में क्या होता है? जिनको सुना जा सकता है, रेडियो है, टैप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है, लिंगवाफोन है, ये अलग से इन्होंने श्रव्य सामग्री में रखा है। एक प्रक्षेपी, जो कि हमने अभी प्रक्षेपण के आधार पर 2 विभाजन पढ़े थे ना, तो वो सारी की सारी चीजें इन्होंने प्रक्षेपी सामग्री में ली हैं। स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप्स, ट्रांसपेरेंसी, पर इन्होंने अप्रक्षेपी के नाम से कोई विभाजन बनाया ही नहीं। एक है प्रक्रिया सामग्री, जिसमें अभिनय, जैसे कोई भी एक्टिंग, जितने भी रोल्स वगैरह, रोल्स प्लेइंग वगैरह जो होते हैं, वो अभिनय, जितने भी अभिनय करते हैं लोग, जितनी भी उस तरह की चीजें होती हैं, जैसे वृत्त चित्र होता है, डॉक्यूमेंट्री, जैसे किसी व्यक्ति पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई, कोई फिल्म बनाई, छोटी फिल्म को कहते हैं डॉक्यूमेंट्री, आधे घंटे की मूवी है ना, 40 मिनट की मूवी। तो वृत्त चित्र, जैसे कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध वस्तु, प्रसिद्ध स्थान को लेकर के डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है, बाकायदा उसमें चित्र भी देखते हैं और बाकायदा उसमें आवाज भी आती है, श्रव्य दृश्य सामग्री का हिस्सा है। पर यहाँ प्रक्रिया का मतलब ये है कि वहां पर चित्र चलते हुए, आवाज आती हुई हमें नजर आती है, उसको एक तरह से प्ले किया जाता है। यहाँ क्षेत्र विमान भी एक तरह से ये अपने प्रक्रिया के अंदर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रक्रिया को आप एक्टिविटी बेस भी बोल सकते हो कि अभिनय में एक्टिविटी करेंगे, डॉक्यूमेंट्री में कोई रोल प्ले करेगा उस व्यक्ति का, क्षेत्र परीक्षण में बच्चे जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो ये प्रक्रिया के आधार पर। तो इस प्रकार से 6 विभाजन, 6 प्रकार माने हैं एनसीईआरटी ने शिक्षण अधिगम सामग्रियों के, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसका यहां से बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। टॉपिक का नाम है कि शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों की सापेक्षिक प्रभावशीलता। टीएलएम हम पढ़ ही रहे हैं, आपको ये सापेक्षिक प्रभावशीलता का नाम, इसका शब्द का मतलब क्या है? सापेक्षिक प्रभावशीलता का मतलब है सापेक्षता। आपने सापेक्षता का सिद्धांत पढ़ा होगा। सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत क्या कहता है? सापेक्षता का सिद्धांत क्या करता है? तुलना आधारित होता है। सपोज करो एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, बस इन दोनों में तुलना होगी कि कौन सी अच्छी है, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी। अब यहां पे बात कर रहे हैं प्रभावशीलता की। तो सपोज करो ये मानो कि ये कोई 2 शिक्षण सामग्रियां हैं, ये यहाँ 2 शिक्षण सामग्री रखी हुई है। यहां हम अध्ययन करेंगे कि पहली और दूसरी दोनों में से सापेक्ष रूप से अगर अपन देखें, दोनों की तुलना करें, तो कौन सी शिक्षण सामग्री प्रभावशील है, पहली या दूसरी। बस ये पूरा इसमें हम पढ़ेंगे। और आपको याद है सापेक्षिक प्रभावशीलता का नाम आते ही एडगर डेल के अनुभव शंकु का नाम आपके दिमाग में जरूर आता होगा, और अगर नहीं आता तो आना चाहिए। देखिए क्योंकि एडगर डेल जो है उनको जाना जाता है अनुभव शंकु के लिए, ठीक है। अब ये थे कौन? ये ओहियो यूनिवर्सिटी में थे, यूएसए की ओहियो यूनिवर्सिटी में शिक्षा शास्त्र के प्रोफेसर थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ऑडियो विजुअल मेथड्स इन टीचिंग, क्योंकि खुद भी टीचिंग से जुड़े हुए थे। तो इन्होंने ऑडियो विजुअल, ऑडियो का मतलब होता है श्रव्य, विजुअल का मतलब होता है दृश्य, मेथड्स का मतलब होता है तरीके, यानी कि शिक्षण के अंदर ऑडियो विजुअल मेथड्स पे इन्होंने पुस्तक लिखी, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक। उस पुस्तक में इन्होंने अपने अनुभव शंकु को के बारे में बताया था, और उसमें यही बताया था कि जैसे इस तरह का एक चित्र बनाया था उन्होंने, शंकु का चित्र बनाया, और उस शंकु के आधार पर उन्होंने इसको 4 भागों में बांटा, और 4 भागों में बांटने के बाद उन्होंने ये बताया, इनका क्रम निर्धारित किया और बताया कि कौन सी शिक्षण सामग्री कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी प्रभावी है। बस इस चीज के लिए इन्होंने अनुभव शंकु दिया। यहां से प्रश्न परीक्षा में आता है और इस बार पक्का आएगा। देखिए इस अनुभव शंकु का संबंध किस चीज से, अभी हम अनुभव शंकु के बारे में अगले इसमें अभी पढ़ेंगे आगे।
देखिए इसका संबंध है शिक्षण सामग्री के प्रयोग से। सीधा सीधा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि एडगर डेल के अनुभव शंकु का संबंध किस चीज से है, तो ये शिक्षण सामग्री के प्रयोग से संबंधित है, यानी कि अनुभव शंकु किससे जुड़ा हुआ है, ये शिक्षण सामग्री यानी टीएलएम से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इंद्रियों को ज्ञान प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन माना गया है, इसीलिए इंद्रियों पे के आधार पे जो विभाजन किया गया है वो सबसे ज़्यादा प्रामाणिक विभाजन है। श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री, 3 विभाजन है इंद्रियों के आधार पर। तो इंद्रियों को ज्ञान का सबसे, एडगर डेल ने भी कहा था कि इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। और हमें पता है या तो हम देख करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, या हम सुन करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, या हम देखकर और सुनकर दोनों एक साथ ज्ञान प्राप्त करते हैं। दृश्य अनुभव या प्रतीकों के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करना, ये जो अनुभव शंकु है वो ये दृश्य अनुभवों और प्रतीकों के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करने पर महत्व देता है, और ये बताता है कि मनुष्य अपने ज्ञान का 40% भाग, जितना भी वो ज्ञान प्राप्त करता है उसको 40% दृश्य अनुभवों से प्राप्त करता है, और वो स्थायी भी होता है। तो चलिए इस अनुभव शंकु के बारे में हम देखते हैं कि ये क्या बला है। देखिए सबसे पहले तो, क्योंकि मैंने जानबूझ करके यहाँ पे जो चित्र बनाया है ना, ये मैंने त्रिभुज का चित्र बनाया है। आप देख पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल, ये जो आकृति है ये त्रिभुज की आकृति है, क्योंकि कई बार कई किताबों में बिल्कुल एकदम सामने त्रिभुज की आकृति दे देते हैं। और एक परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा था कि निम्नलिखित में से एडगर डेल ने जो शिक्षण सामग्री के बारे में जो प्रयोग किए थे उसमें कौन सी आकृति उन्होंने ली थी। बकायदा उसमें वृत्त, आयत, त्रिभुज और शंकु, ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे थे। तो बच्चों ने फोटो देख रखी थी, क्योंकि हमें पता है कि दृश्य, अभी इन्होंने, एडगर डेल ने भी ये बात बोली कि जो चीज़ हम देखते हैं वो अपने ज्ञान का 40% हम देख करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। मैं बोल कुछ रहा हूँ आपको और चित्र ये दिखा रहा हूँ, तो आपके दिमाग में चित्र छपेगा और आप परीक्षा में सीधा का सीधा त्रिभुज ही कर दोगे जा करके कि यार वो आकृति तो ऐसी ब्लैक ब्लैक सी आकृति थी, और बाकायदा वो तो त्रिभुज की आकृति थी। आप प्रश्न को ना तो ढंग से सुनोगे ना पढ़ोगे और त्रिभुज पे टिक कर दोगे। लेकिन बोल क्या रहे, अनुभव शंकु, अनुभव शंकु, अनुभव शंकु। अभी मारिया मोंटेसरी ने भी वही बात कही कि क्या कहा उन्होंने कि मैंने सुना और मैं भूल गई, और मैंने देखा, मुझे याद रहा, और मैंने किया तो मैं कभी भूल ही नहीं पाई। ये बात सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको शंकु की शेप दे दूंगा। सबसे पहले देखिए, चाहे आकृति इसकी अच्छी ना बने पर आप इसको शंकु की शेप में ही याद रखेंगे, क्योंकि बार बार लिख के आ रहे हैं हम, अनुभव शंकु लिख रहे हैं। तो इसको सबसे पहले आप शंकु बना लें, क्योंकि ये देखिए नाम शंकु है, और ये अगर शंकु ऑप्शन में नहीं है तो त्रिभुज करके आ सकते हैं, लेकिन फिर भी वो गलत है, शंकु ही करना है। अब देखिए इसमें क्या था कि इन्होंने जितनी भी शिक्षण सामग्री थी सारी की सारी उनको 4 भागों में बांटा। पहली चीज, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि एडगर डेल ने शिक्षण सहायक सामग्रियों को कितने भागों में बांटा, तो 4 भागों में बांटा। सबसे पहला शाब्दिक सहायक सामग्री, दूसरा अप्रक्षेपी सामग्री, तीसरा है प्रक्षेपी सामग्री, और चौथा है प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है, तो शाब्दिक, अप्रक्षेपी, प्रक्षेपी और प्रत्यक्ष अनुभव। अब ये शंकु हमें इसमें क्या बता रहा है, शंकु ये बता रहा है कि यह सबसे ऊपर शीर्ष है, ये इसका सिर है, शीर्ष है, और शीर्ष पे क्या है, ये शाब्दिक। इसका मतलब, और देखिए ये एरिया कितना कवर कर रहा है, बहुत कम। पूरे शंकु का सबसे कम एरिया कहाँ है, यहाँ शाब्दिक में। इसका मतलब ये है, ये देखिए ये इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है यहाँ सीधे सीधे। ये कह रहा है कि ये शाब्दिक जो सहायक सामग्री है उसका संबंध किससे है, प्रस्तुतिकरण से है संबंध। पहली चीज भाई, मौखिक प्रस्तुतिकरण हो या लिखित प्रस्तुतिकरण हो, क्योंकि है तो शब्द ही हमारे सामने, केवल शब्द होते हैं, मौखिक या लिखित। और न्यूनतम प्रभावी सहायक, सबसे कम प्रभावी, इसलिए ये सबसे ऊपर शीर्ष पे रहती है। शीर्ष पे रहने का मतलब ये नहीं कि टॉप पे है ये ना, शीर्ष का मतलब ये है कि ये बहुत कम भाग कवर करती है। व्यक्ति को सबसे कम ज्ञान अगर होता है इन चारों में तो वो शाब्दिक से होता है। अगर बोल बोल करके कोई हमें ज्ञान देने लगे तो उस ज्ञान को हम बहुत कम ग्रहण करते हैं, लेकिन अगर कोई करके हमें दिखाए, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जो, जैसे हम किसी को बोले कि बेटा ये कर वो कर, बच्चा
नहीं करता है स्कूल्स में भी, लेकिन हम जब खुद उस काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो बच्चे आकर के थोड़ा सा पता नहीं उनको क्या लगता है कि वो खुद आके काम में काम करने लग जाते हैं, क्योंकि वो करके सीखते हैं। तो सबसे कम न्यूनतम प्रभावी सहायक सामग्री जिन्होंने माना वो थी शाब्दिक सामग्री, एडगर डेल ने इसको माना। और इसमें प्रस्तुतिकरण से इसका संबंध है, इसमें लिखित और मौखिक शब्द आते हैं और सबसे कम प्रभावी है। दूसरे नंबर पे रखा उन्होंने अप्रक्षेपी को। ये देखिए, ये अप्रक्षेपी का वर्ग ये है। ये अप्रक्षेपी अभी हमने प्रक्षेपण के आधार पर 2 भागों में बांटा था, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। यहाँ अप्रक्षेपी का मतलब वही है। तो ये अप्रक्षेपी का क्या होता है? प्रदर्शन होता है, यानी कि इनको दिखा करके, जैसे देखिए ये बोर्ड है, ये बोर्ड आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे शामपट्ट है, चित्र, मॉडल इत्यादि ये अप्रक्षेपी पे आते हैं। अप्रक्षेपी का वर्ग इससे शाब्दिक से थोड़ा ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि ये शाब्दिक से अधिक प्रभावी शिक्षण सामग्री है। कई बार इनका क्रम पूछा जाता है परीक्षा में कि एडगर डेल के अनुसार सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सा शिक्षण सामग्री होती है, सबसे कम प्रभावी कौन सी शिक्षण सामग्री होती है, या उनका अवरोही क्रम या आरोही क्रम बताइए, इस तरह का प्रश्न आता है। तो ये अप्रक्षेपी में ये सारी चीजें आ गई। अच्छा, इसका जो प्रभाव है वो इससे ज्यादा रहता है शाब्दिक से, ये बात सच हो गई। अब है तीसरा, प्रक्षेपी सहायक सामग्री। अब देखिए प्रक्षेपी में कौन सा आता है? अभी हमने पढ़ा था प्रक्षेपण। प्रक्षेपी का मतलब जिनमें प्रोजेक्टर्स इत्यादि से जिसको प्रक्षेपित किया जाता है। तो देखिए इसमें प्रोजेक्टर आ गए। अब चाहे वो मैजिक लैंटर्न हो, चाहे एपिस्कोप हो, चाहे डायस्कोप हो, चाहे एपिडायस्कोप हो, ये प्रोजेक्टर के भेद हैं। एलसीडी, अब तो एलसीडी प्रोजेक्टर भी आने लगे, एलसीडी डीएलपी प्रोजेक्टर। अप्रक्षेपी सामग्री से अधिक प्रभावी, ये वाली जो सामग्री है ये प्रक्षेपी, देखिए इसका वर्ग ज्यादा है, ये ज्यादा एरिया कवर कर रही है। इसका मतलब ये प्रक्षेपी से ज्यादा प्रभावी सहायक सामग्री है, यानी कि बच्चे को प्रोजेक्ट करके चीज दिखाई, इसका मतलब वो देख के ज्ञान प्राप्त कर रहा है। प्रक्षेपी यानी चाहे वो स्लाइड हो और चाहे वो प्रक्षेपित की गई सामग्री जितनी भी हो, तो वो यहाँ से प्रक्षेपी से ज्ञान प्राप्त करेगा। अगला है अंतिम, प्रत्यक्ष अनुभव। इसको धरातल या आधार, इसको कहा गया शंकु। ऐसे प्रश्न आता है कि एडगर डेल के अनुभव शंकु में सबसे धरातल पर या आधार पर कौन सी शिक्षण सामग्री को उसने रखा है? तो वो है प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर जितनी भी ज्ञान प्राप्त होते हैं वो इसमें आते हैं। अब देखिए प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर, जैसे सिनेमा, अब सिनेमा बच्चा जा रहा है तो वह बोल करके सुन करके, इसका मतलब यह श्रव्य दृश्य सामग्री जो है कौन कौन सी आ जाएगी यहाँ पे? एक तरह से श्रव्य दृश्य सामग्री यहां आ जाएगी, ठीक है। सिनेमा, वृत्त चित्र आ जाएगा, क्षेत्र भ्रमण आ जाएगा। सर्वाधिक प्रभावी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री माना गया है इसको, ठीक है। और ये सबसे धरातल पे होती है, सिनेमा इत्यादि के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त देख करके और सुन करके होता है। तो ये है एडगर डेल का अनुभव शंकु। यहां से प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम कि शिक्षण सहायक सामग्रियां कौन कौन सी हैं, प्रमुख शिक्षण सहायक सामग्रियां कौन कौन सी हैं और उनका हमारे शिक्षण प्रक्रिया में और अधिगम प्रक्रिया में क्या योगदान रहता है। तो सबसे पहले हम लोग शामपट्ट को देखेंगे। देखिए शक्ल भी यहाँ पे आपको दिख रही होगी एकदम शामपट्ट की। अब हिंदी में शामपट्ट कहते हैं, शाम का मतलब होता है ब्लैक, काला, ठीक है। ब्लैक बोर्ड, पट्ट का मतलब बोर्ड। अब सूचना पट्ट हो तो इंफॉर्मेशन बोर्ड हो जाएगा। अब ये शामपट्ट है, लेकिन आजकल शामपट्ट शाम नहीं रहा, अब तो ग्रीन बोर्ड आने लग गए, व्हाइट बोर्ड आने लगे। मार्कर से पढ़ाते हैं पर नाम फिर भी उसका शामपट्टी बोलते हैं, ठीक है। तो ये शामपट्ट क्या है? प्रश्न सीधे सीधे आता है, निम्नलिखित में से शामपट्ट को किस प्रकार की सामग्री में रखा जा सकता है? श्रव्य में, दृश्य में, या श्रव्य दृश्य में, या इनमें से कोई नहीं, या कोई और भी वो रख सकता है। तो देखिए ये दृश्य सामग्री में आता है। जब हमने इंद्रियों के आधार पर पढ़ा तो उसमें दृश्य सामग्री में ये आता है। डिस्प्ले सामग्री, इसको डिस्प्ले सामग्री, एनसीईआरटी ने इसको किस वर्ग में रखा है? डिस्प्ले सामग्री में। प्रश्न कैसे भी आ सकता है, अगर आपने चीज को ढंग से समझ लिया तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो ये दृश्य में भी है और डिस्प्ले सामग्री में भी आता है, ठीक है। अगर वो पूछ ले कि प्रक्षेपण के आधार पर ये प्रक्षेपी है या अप्रक्षेपी है, तो इसको हम अप्रक्षेपी में रखेंगे क्योंकि इसका प्रक्षेपण तो होता नहीं। अब देखिए इसके निर्माता कौन थे? विलियम जेम्स। सर्वप्रथम विलियम जेम्स ने ही शामपट्ट का निर्माण किया था। बकायदा उन्होंने कोई लकड़ी का बोर्ड बनाया, उस पर काला रंग लगाया और उस पर वो लिखते थे, है ना, चौक मार्कर इत्यादि से वो लिखते थे। तो शामपट्ट के निर्माता विलियम जेम्स हैं। ये फैक्चुअल प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब देखिए जनरली सामान्यतः शामपट्ट का जो आकार है वो आयताकार होना चाहिए। अगर शामपट्ट आपको इस तरह ऐसी
वर्गाकार दिखेगा तो थोड़ा सा मतलब फीलिंग नहीं आ पाती एकदम। देखिए इस तरह आपको ये स्लाइड दिख रही होगी, एकदम आयताकार है, तो ऐसा माना जाता है कि अब प्रश्न आ जाए परीक्षा में कि श्याम पट्ट का आकार सामान्यतः होना चाहिए वर्गाकार, वृत्ताकार, आयताकार। ऐसे तो बनाने वाला कोई वृत्त में बना ले, ये भी एक तरह से एक आकर्षण हो सकता है कि बच्चे देखें यार आज तक तो हमने आयताकार बोर्ड देखे, ये तो बड़ा ही जोरदार बोर्ड है, गोल एकदम, तो हो सकता है प्रभावी रहे वो। पर माना यह जाता है कि श्याम पट्ट कैसा होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए। और श्याम पट्ट पर लिखते समय पेन का जो कोण है वो 45 डिग्री का कोण होना चाहिए, पेन का कोण लिप बोर्ड के कोण से, ठीक है। कोई खास जानकारी नहीं है। इसको मिटाने का तरीका अब बीएड में सिखाते हैं, कई बार तो ऐसे यूं मिटा देते हैं, गलत है वो तरीका। ऊपर से नीचे की तरफ मिटाना चाहिए उसको, ऐसे ऊपर से यूं डस्टर से लेंगे और बिल्कुल ऐसे ऐसे करके, ताकि डस्ट उड़े नहीं। बस लॉजिक यही रहता है कि क्लास में बच्चे बैठे रहते हैं, अगर आप उसको ऐसे ऐसे यूं यूं मिटाने लग जाओगे तो डस्ट उड़ेगी। ज़्यादा अच्छा तरीका ऐसे लेके नीचे तक लेके जाए और डस्ट वहीं नीचे झाड़ दें उसको, ठीक है। श्याम पट्ट शिक्षक का परम मित्र होता है और विशेष रूप से गणित के शिक्षक का। तो अगर कोई गणित का टीचर और वो श्याम पट्ट का प्रयोग नहीं करे तो ये बहुत बड़ा मतलब ब्लंडर मिस्टेक है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो गणित के शिक्षक का सबसे अच्छा मित्र होता है, वैसे तो सबका ही मित्र होता है, पर बहुत सारे टीचर जो व्याख्यान विधि से पढ़ाते हैं और कठिन शब्द भी बोर्ड पर नहीं लिखते तो उनके लिए वो मित्र मानते नहीं है, जबकि गलत है ये तरीका। श्याम पट्ट पारंपरिक शिक्षण सामग्री है। अब प्रश्न पूछ ले कि निम्न से पारंपरिक, अब बोर्ड के बिना काम नहीं चलता है। हालांकि गुरुकुलों में जहाँ गुरु ज्ञान देते थे वहाँ पर बोर्ड नहीं होते थे, पर यह माना जाता है कि पहली बार जब कहीं पढ़ाई हुई होगी गुरुकुलों के बाद निकल करके, कोई जिसको क्लास हम बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं, वहाँ पर बोर्ड सबसे पहले, चाहे पुस्तक नहीं होगी पाठ्य पुस्तक पर बोर्ड जरूर होगा। तो वह पारंपरिक शिक्षण सामग्री है, ये पाठ्य पुस्तक की तरह ही पाठ्य पुस्तक भी पारंपरिक सामग्री में शामिल है। उसको अपन अब प्रश्न पूछे कि सर पाठ्य पुस्तक सहायक सामग्री है या नहीं, कई बच्चे पूछते हैं। तो पाठ्य पुस्तक को सहायक सामग्री, क्योंकि पाठ्य पुस्तक जो आपके सिलेबस में पहले से ही निर्धारित है वो आपको पढ़नी है। सहायक सामग्री का मतलब तो ये है कि अगर उपलब्ध हो जाती है तो शिक्षक को उसका प्रयोग करना चाहिए, नहीं उपलब्ध हो रही, संसाधन नहीं है, दिक्कत आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो अपन जितने भी प्रोजेक्टर्स हैं सहायक सामग्री में पढ़ते हैं, पर सरकारी स्कूलों में एक में भी प्रोजेक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो ये सहायक सामग्री नहीं है, पाठ्यपुस्तक और ब्लैक बोर्ड ये तो समझो ये जरूरी सामग्री है, तो इनको हम सहायक सामग्री में शामिल पाठ्य पुस्तक को नहीं करेंगे। श्याम पट्ट यहाँ पे सहायक सामग्री है, क्योंकि अगर मान लो टीचर दूसरी जगह इस तरह से ज्ञान दे रहा है तो बोर्ड का भी वो प्रयोग करेगा, तो इसको इस अर्थ में सहायक सामग्री माना जाएगा। चलिए अब देखिए दूसरा और इम्पोर्टेंट चीज जो क्या है शिक्षण की सामग्रियों में, वो है वास्तविक पदार्थ या प्रत्यक्ष वस्तु। ये भी एक तरह की सहायक सामग्री है, यानी कि कोई भी अगर अपन शिक्षण करा रहे हैं बच्चे को, तो वास्तविक पदार्थ कक्षा में कई बार जो छोटे पदार्थ होते हैं उनको हम लेके आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे वास्तविक पदार्थ क्या, देखिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण सहायक सामग्री होती है ये। अगर वस्तु स्थिति यानी कि प्रत्यक्ष वस्तु अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, जिसको क्लास में लाना संभव हो। लेकिन हम डायनासोर पढ़ा रहे हैं, हम एलिफेंट हाथी पढ़ा रहे हैं, हम ताजमहल पढ़ा रहे हैं, तो प्रत्यक्ष वस्तु को तो नहीं ला सकते। तो परंतु अगर जैसे अपन पेन के बारे में पढ़ा रहे हैं, हम कोई और चीज के बारे में पढ़ा रहे हैं, जो वर्तमान में एप्पल पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो एप्पल ला सकता है ना टीचर, तो प्रत्यक्ष वस्तु हो गई और ईजी भी है। परंतु इसका प्रयोग सीमित दायरे में ही संभव है, क्योंकि अब रोज रोज टीचर कभी एप्पल लाएगा पढ़ाने के लिए बच्चों को तो दिक्कत हो जाएगी। छोटे आकार की वस्तुओं जैसे नोट है दिखा सकता है, टिकट है, सिक्के हैं, बिल्कुल कक्षा में प्रदर्शित करना आसान होता है। छोटे आकार की अगर वास्तविक कोई वस्तु है, नोट इत्यादि, ये तो जेब में से निकाला नोट दिखा दिया कि बच्चों देखिए ये नोट है, ये टिकट है और ये सिक्के हैं। परंतु बड़े आकार की वस्तु जैसे हाथी, घोड़ा, ताजमहल, पृथ्वी, डायनासोर, इनको कक्षा में प्रदर्शित करना संभव नहीं होता है। यहाँ पर हमने देखी जैसे ताजमहल है, ये ताजमहल का चित्र बना रखा है। अब यहाँ पे आप इसको चित्र ना समझें, आप ये समझें कि वास्तविक वस्तु है ये, पर इसको ताजमहल बार बार बच्चों को शैक्षिक भ्रमण पे ले जाते हैं, अपन तो लेके जाते हैं ना कई बार आगरा, ताजमहल दिखाते हैं। उसका पर्पज यही है कि आज तक उसने किताब में जो ताजमहल पढ़ा है भैया उसको देख ले, तो देख करके जो ज्ञान प्राप्त होगा वो स्थायी ज्ञान होगा और बच्चा उसको एकदम प्रभावी तरीके से जल्दी सीख पाएगा। एक एलिफेंट दिखाना है तो जू में ले जाकर एलिफेंट दिखाइए, और नोटों के बारे में दिखाना है तो आप क्लास में टीचर उनको नोट वगैरह दिखा सकता है कि भाई ये नोट होते हैं, ठीक है। तो ये वास्तविक वस्तुएं होती हैं और जिनको कक्षा में लाना संभव है वो टीचर को करना चाहिए, जिन चीजों को आसानी से लाया जा सकता है। एक देखिए वास्तविक वस्तु से जुड़ा एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, ये रेआलिया। इसको क्या कहते हैं? रेआलिया।
और ये रेआलिया को रियल शब्द से ही बना हुआ है। ये कौन से शब्द से बना हुआ है? रियल से बना है, रेआलिया। इसका मतलब ये है कि वास्तविक पदार्थ या वस्तु ही होता है। ये भी यह शब्द उन वास्तविक वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है जिनका निर्माण किसी समाज या संस्कृति विशेष के लोग अपने स्वयं के उपयोग के लिए करते हैं, जैसे कोई बर्तन है, औजार हैं, हथियार हैं या कलाकृतियाँ। अब आपने देखा होगा, इतिहास पढ़ते हैं हम लोग, हड़प्पा कालीन कुछ औजार हैं, बर्तन हैं, वैदिक कालीन औजार बर्तन है, जो भी हैं, मतलब जिस भी काल के हैं, तो ये एक तरह से वास्तविक वस्तु ही है। अब वास्तविक वस्तुओं को कक्षा में लाना, हालांकि बर्तन है, छोटा है, पर क्योंकि वो ऐतिहासिक है इसलिए हम लोग कक्षा में तो बता नहीं सकते, उसको म्यूजियम में ले जाकर के बच्चे को बता सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? रेआलिया। प्रश्न आ जाए कि हड़प्पा कालीन बर्तन किस प्रकार की सामग्री मानी जाएगी, कि ये प्रत्यक्ष वस्तु मानी जाएगी? बिल्कुल प्रत्यक्ष वस्तु ही है, लेकिन ये रेआलिया यानी कि ये प्रत्यक्ष वस्तु तो है, पर ये किसी विशेष समाज या संस्कृति की वस्तु है जिन्होंने अपने उपयोग के लिए बनाई है, बर्तन, औजार, हथियार, इसलिए ये रेआलिया कहलाएगी। और इन वस्तुओं के वास्तविक प्रदर्शन द्वारा उस समाज या संस्कृति का वास्तविक परिचय छात्रों को करा। अब हम हड़प्पा संस्कृति बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा अच्छा है कि एक इतिहास के विद्यार्थी को, इतिहास का शिक्षक अगर शैक्षिक भ्रमण पर ले जाए तो उसको कभी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की यात्रा कराए, तो उसको शायद मुझे लग रहा है कालीबंगा की यात्रा कराए तो उसको हड़प्पा संस्कृति को वो नज़दीक से देख पाएगा। आज तक वो समाज के बारे में, उनकी स्थलों के बारे में, उनके हथियार औजारों के बारे में, कहाँ रहते थे, कैसे, तो वो प्रत्यक्ष रूप से उन चीज़ों को देख पाएगा, तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। तो इन वस्तुओं के वास्तविक प्रदर्शन के द्वारा किसी पर्टिकुलर समाज विशेष की संस्कृति का ज्ञान बच्चे को कराया जा सकता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता की मृदभांड, औजार संग्रहालय में ले जाकर के वास्तविक रूप से दिखाकर हम हड़प्पा सभ्यता की जानकारी बच्चे को दे सकते हैं। देखिए ये हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जिसको यहाँ चित्र में, अब अपन को बच्चे को चित्र तो दिखा ही सकते हैं अपन, लेकिन वो तो चित्र में काउंट होगा, लेकिन अगर एक स्थल पर ले जाकर के हम बच्चे को दिखा देंगे तो वो क्या कहलाएगा? रेआलिया। रियल में दिखा रहे हम, या प्रत्यक्ष वस्तु कहलाएगा। ये कोई मोहर है हड़प्पा सभ्यता की, पशुपति की मोहर आपने सुनी होगी, तो ये हम बच्चे को दिखा सकते हैं म्यूजियम में ले जाकर के। ये कुछ औजार हैं हड़प्पा सभ्यता के, तो ये रियल में ले जाकर के म्यूजियम में बच्चे को दिखा सकते हैं। तो इन सब सामग्रियों को क्या कहा जाएगा? रेआलिया कहा जाएगा। ये रीट की परीक्षा या जो भी जिस परीक्षा में ये चीजें आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला जो शिक्षण सामग्री अगली जो शिक्षण सामग्री है वो है मॉडल, प्रतिमान या प्रतिदर्श। अब देखिए, अब वास्तविक वस्तुओं को जिनको कक्षा में लाना संभव नहीं है, ठीक है, जिनको नहीं लाया जा सकता, उनके मॉडल या प्रतिमान लाए जा सकते हैं। तो इसको मॉडल कहते हैं, अंग्रेजी नाम है, और उसके हिंदी में प्रतिमान, प्रतिदर्श या प्रतिरूप, कोई भी नाम चारों में से आ सकता है परीक्षा में। आपको मानना है कि ये मॉडल ही है, वास्तविक वस्तु नहीं है, ये उसका बना हुआ मॉडल है। अब ये देखिए क्या होता है कि जब वास्तविक पदार्थों को कक्षा में लाना संभव ना हो तो उनके मॉडल सहायक सामग्री का काम करते हैं। जैसे हृदय, आप हार्ट के बारे में पढ़ा रहे हो, अब हृदय निकाल के तो बच्चे को दिखाओगे नहीं कि बेटा देख 2 आलिंद और 2 निलय इसमें होते हैं, या इसमें ये शिराएं होती है, ये धमनी होती है, नहीं दिखा सकते। आप एलिफेंट नहीं ला सकते, आप हवाई जहाज नहीं ला सकते, आप डायनासोर नहीं ला सकते, परंतु इनके मॉडल या प्रतिरूप मूल पदार्थ की, लेकिन प्रतिरूप वो जो मॉडल है वो मूल पदार्थ की एकदम प्रतिकृति होना चाहिए, उसका मिनिएचर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हर्ट का आकार तो होता है और हम अजीब सा हर्ट लेके आ जाएं तो बच्चा उसकी इमेज गलत बना लेगा दिमाग में, उसको डायनासोर की जगह पता चले हम मगरमच्छ दिखा दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके मॉडल बिल्कुल एक्चुअल प्रतिकृति होने चाहिए। तो ये वास्तविक वस्तुओं को जब लाना संभव ना हो तो उनके मॉडल भी, अब ये तो चित्र है, यहाँ पे जो दिखा रखा है ना वो चित्र है, ये हर्ट का चित्र है, लेकिन इसके मॉडल रबड़ वगैरह के इस तरह के मॉडल आते हैं, बिल्कुल जब देखते हैं ना उनको बिल्कुल रियल लगते हैं वो, ठीक है। मॉडल या प्रतिरूप अगतिशील या स्थिर होते हैं और ये 3D होते हैं। कई बार यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से 3D आकृति कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 डायमेंशनल ये मॉडल जो भी होते हैं, चित्र 3D नहीं होते हैं, वो 2D होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये त्रिविमीय है या त्रिआयामी आकृति होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है उसमें। यहाँ पे तो देखिए ये चित्र है क्योंकि ये 2D है, लेकिन एक्चुअल में जो मॉडल होते हैं वो क्या होते हैं? 3D होते हैं, ठीक है। अगला देखिए डायोरामा, ये नाम आपने सुना होगा। डायोरामा क्या होता है? वास्तविक वस्तुओं के मॉडल या प्रतिरूप होते हैं, ये मॉडल का ही एक प्रकार होता है।
डायोरामा उन त्रिआयामी आकृतियों को कहते हैं जिन्हें किसी समाज या संस्कृति के लोग अपनी मूलभूत मानवीय क्रियाओं या विशिष्ट जीवन पद्धति के कारण निर्मित करते हैं और इसे बनाने के लिए कागज के गत्तों और थर्माकोल का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, कागज के गत्तों या थर्माकोल से बनाए जाते हैं, ये 3D होते हैं, यानी कि मॉडल का ही रूप होते हैं। डायोरामा, आप इसको डायो से डायग्राम याद रखना, मॉडल याद रखना, तो ये कागज या गत्ते या थर्माकोल से बना हुआ होता है, 3D होता है। जैसे हड़प्पा संस्कृति के रहन सहन या आवासों की अगर अब देखिए, अब अभी हमने पहले वाले चित्र में रियल एक हड़प्पा का स्थल देखा, और अगर मान लो हमें पता है कि हम विद्यार्थियों को स्थल पे नहीं ले जा सकते, तो हम बच्चों को ये कहेंगे कि भाई हड़प्पा का कोई एक या तो लोथल का डॉकयार्ड बनवा दिया, ठीक है, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो, हड़प्पा का अन्नागार बनवा दिया, मोहनजोदड़ो का स्नानागार बनवा दिया, तो कोई भी एक स्थल का डायग्राम गत्ते से या थर्माकोल से बना दिया और उसको हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे चित्र में आपको ये दिख रहे हैं ना, ये मॉडल है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मिस्र के पिरामिड खड़े हैं क्या यहाँ पे, ये बिल्कुल देखो हड़प्पा की आकृतियां हैं, लेकिन ये गत्ते और थर्माकोल से बनी हुई हैं। लेकिन ये होती कैसी हैं? 3D होती हैं। तो हड़प्पा संस्कृति के रहन सहन या आवास की जानकारी, उसके लिए मॉडल या प्रतिरूप के माध्यम से हम बच्चों को बता सकते हैं कि भैया देखो वहाँ स्नानागार इस तरह का होता था, इसमें सीढ़ियाँ होती थी, ठीक है, चारों तरफ से सीढ़ियाँ होती थी, बाकायदे किसी बड़े शाही स्नान के लिए इसको प्रयोग में लेते थे क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा था, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को यानी कि ये मॉडल के माध्यम से हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं, तो इनको बोलते हैं डायोरामा। अगला देखिए, ये अब एकदम सरल चीज़ें आने लगेंगी। ये देखिए चित्र या रेखा चित्र, बहुत ही सिंपल है कि चित्र या रेखा चित्र, बहुत सारे चित्र आप देखते हैं शिक्षकों के लिए अमूल्य साधन है, क्योंकि अब अमूल्य इसलिए है क्योंकि आकृतियों को लाना बनाना बहुत खर्चीला होता है, तो सबसे आसान तरीका है कि भैया कोई चित्र उठा के ले आए और बना दिया चित्र। शिक्षकों के लिए अमूल्य साधन है, विषय वस्तु को पर्याप्त सीमा तक स्पष्ट, रोचक और सार्थक बनाया जा सकता है। अगर मुझे बुद्ध दिखाना है तो अब बुद्ध तो है नहीं या बुद्ध का कोई स्थल नहीं है, तो मुझे बुद्ध का इस तरह का रेखा चित्र पे बना के टीचर बोर्ड पे भी या कागज पे उनको दिखा सकता है। ये 2D आकृतियां होती हैं, चित्र या रेखा चित्र, ठीक है। रेखा चित्र का मतलब टीचर जैसे रेखा से बनाए कोई भी, जैसे मान लो बार बार में उसको कोई पक्षी बनाना है, मानव बनाना है, तो क्या करता है टीचर, ऐसे बना दिया साहब, ये लोग इससे समझ लेंगे कि ये कोई मानव की आकृति बनाई है इन्होंने। तो ये चित्र या रेखा चित्र होते हैं। देखिए ये मानचित्र मुख्यतः भूगोल और इतिहास विषय के लिए लाभदायक होते हैं। तथ्यों को आसानी से समझाया जा सकता है और लंबे समय तक बच्चा याद रख सकता है। देश के विभिन्न राज्यों, पड़ोसी देशों की स्थिति, विभिन्न देशों की जलवायु, वनस्पति, फसल, पर्यावरणीय अध्ययन के लिए विशेष उपयोगी होते हैं। मानचित्र, ठीक है, आपको पता है मैप्स वगैरह बहुत सारा भूगोल और ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफी और इतिहास जब बच्चे को पढ़ाया जाता है तो इतिहास के लिए ऐतिहासिक मैप और ज्योग्राफी के लिए राजनीतिक या भौगोलिक मैप जो काम में लिए जाते हैं ना, मानचित्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाने के लिए। आपको देखा होगा कक्षा में मैप जरूर आपको हैंग करे हुए मिलेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे बर्ड का मैप है, टीचर को अगर रशिया पढ़ाना है, सीमा पढ़ानी है देशों की, बाकायदा इन चीज़ों का प्रयोग करके वो विद्यार्थियों को पढ़ा सकता है। तो एक तरह से ये दृश्य सामग्री हो गई। कौन सी सामग्री? ये दृश्य सामग्री का उदाहरण है। ऐसे देखिए ग्लोब, बिल्कुल सरल है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। आपने देखा है खूब पढ़ते भी हैं आप ग्लोब से। ये ग्लोब भी एक तरह की दृश्य सामग्री है, भूगोल के लिए उपयोगी है। भौगोलिक तथ्यों का स्पष्टीकरण सही तरीके से किया जा सकता है। महाद्वीपों और महासागरों, अगर सिंपल सा ऐसे प्रश्न आ जाए परीक्षा में कि एक शिक्षक बच्चों को महाद्वीप और महासागर की वस्तु स्थिति से परिचित कराना चाहता है तो वो किस तरह की सामग्री, सहायक सामग्री उपयोग में लेगा? ब्लैक बोर्ड लेगा, मानचित्र लेगा, ग्लोब लेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ग्लोब पर अगर महाद्वीप और महासागरों की वस्तु स्थिति बतानी है तो टीचर ग्लोब से पढ़ाएगा तो बच्चे को एकदम चीज़ें समझ में आएंगी। मैप पे एकदम फ्लैट रहता है, 2D रहता है, ये 3D होता है ग्लोब। तो 2D आकृति पे पढ़ाना थोड़ा बच्चा इमेजिन नहीं कर पाता है। अभी पूरे मैप में देखा कि यार ये अटलांटिक महासागर इधर भी आ गया और अटलांटिक महासागर इधर भी आ गया, तो प्रशांत महासागर इधर भी आ गया मैप के, और प्रशांत महासागर इधर भी आ गया, तो बच्चा इमेजिन नहीं कर पाता है, तो उसको ग्लोब से पढ़ाएं। पृथ्वी की गति, अक्षांश देशांतर, ऋतु परिवर्तन पढ़ाने के लिए उपयोगी होता है ग्लोब। ये दृश्य सामग्री है और ये 3D होता है, 2D नहीं होता है। क्या होता है ये ग्लोब? 3D आकृति है, दृश्य सामग्री में आएगा। अभी हम अंत में सामग्रियों का एक चार्ट बताएंगे आपको कि कौन कौन सी दृश्य सामग्री है, कौन कौन सी श्रव्य है। देखिए चार्ट है अगला, चार्ट में भी शिक्षण अधिगम, ये देखिए
शिक्षण अधिगम सामग्री में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये सामाजिक अध्ययन में बहुत उपयोगी है, क्योंकि हम सामाजिक अध्ययन में ही ये टॉपिक विशेष रूप से जाना जाता है, पर सब में ही है, पर हर विषय में मतलब ये तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, अगर किसी घटना का, क्रांति का क्रमिक विकास समझाना है, विशेष उपयोगी है। इतिहास के शासकों की वंशावली वृक्ष को अगर समझाना है तो उपयोगी है। विभिन्न शासक और कालों में तुलनात्मक अध्ययन अगर कराना है तो उपयोगी है। और गणित और विज्ञान के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है, क्योंकि बिल्कुल तुलनात्मक अध्ययन, जैसे मान लो 2004 में भाई इकोनॉमिक्स में भी उपयोगी है कि भाई हमारी इकोनॉमी में कितना ग्रोथ हुआ, तो बिल्कुल बाकायदा ऐसे अपन चार्ट के माध्यम से इसको बार चार्ट बोलते हैं, तो ये चार्ट के माध्यम से, पाई चार्ट भी होता है इस तरह का, पाई चार्ट के माध्यम से भी समझा सकते हैं। तो बहुत तरह के चार्ट होते हैं। शिक्षण सामग्री है और ये दृश्य सामग्री में आता है और 2D आकृति है ये, ठीक है। दृश्य सामग्री में चार्ट किस में आता है? दृश्य सामग्री के अंतर्गत हम इसको शामिल करते हैं। देखिए फिल्म स्ट्रिप, अगला है फिल्म स्ट्रिप। ये फिल्म स्ट्रिप क्या होती है? दृश्य सामग्री में आती है। इस पे स्थिर चित्र होते हैं। देखिए ये आपको यहाँ पे एक फिल्म नजर आ रही होगी और बाकायदा अलग अलग ये फोटोज मतलब लिए हुए होते हैं, ठीक है। और इस फिल्म स्ट्रिप की चौड़ाई होती है 35 mm। 35 mm मतलब मिलीमीटर। बिल्कुल बड़े पर्दा जो होता है ना, उसमें भी 35 mm का पर्दा जिसको बोलते हैं, तो उस पर्दे पे फिल्माया जाता है इसको। और ये सेल्यूलोज एसीटेट की बनी होती है। ये थोड़ा साइंस के लिए ठीक प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार। फिल्म स्ट्रिप किस तरह की सामग्री में आता है? दृश्य सामग्री में आता है। फोटोज होते हैं, आपने बचपन में बहुत सारे कैमरे देखे होंगे, जैसे कोई धार्मिक यात्रा पे घर वाले जाते थे, वो कैमरा लेके आते, हम उसमें आंख लगा के फोटोज ऐसे करके देखते थे, तो ये फिल्म स्ट्रिप उसमें होती थी, दृश्य सामग्री के अंदर आती है ये। देखिए अगला है फ्लैनल बोर्ड या फलालीन बोर्ड। देखिए फ्लैनल बोर्ड या फलालीन बोर्ड, ये यहाँ पे आप एक चित्र देख पा रहे हैं और ये पीछे एक लकड़ी का बोर्ड है, उस पे एक कपड़ा, फलालीन का कपड़ा चिपका हुआ है और उस कपड़े पे ही कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं। देखिए ये बहुत सारी पिक्चर्स आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये पिक्चर्स ऐसे निकल भी जाती हैं इस पे से और इस पे वापस चिपक जाती हैं। ये फलालीन बोर्ड क्या काम आता है? कई बार क्या छोटी क्लास के बच्चों में, छोटी स्कूल्स में जहाँ प्ले ग्रुप्स होते हैं ना, वहाँ पे ज़्यादा काम आता है। ये दृश्य सामग्री या डिस्प्ले सामग्री के अंतर्गत आता है। कक्ष के अंदर ही लगा हुआ होता है ये जनरली, और चित्रों को प्रदर्शित करने के काम में आता है। यह कक्ष में शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को प्रभावी अधिगम कराने के लिए प्रयुक्त होता है और चित्रों को प्रदर्शित करके काम में इसमें लिया जाता है। यह लकड़ी का बना बोर्ड होता है जिस पर फलालीन या खादी का मोटा कपड़ा, ये जो बोर्ड दिख रहा है ना, ये लकड़ी का होता है चारों तरफ से ऐसे, और इस पर खादी या फलालीन का एक कपड़ा लगा दिया जाता है, कपड़ा लगा होता है और इस पर ऐसे चित्र लगाए जाते हैं जो एक तरफ से खुरदरे होते हैं और उनको खुरदरा बनाने के लिए उनके पीछे रेग माल जैसी लगी हुई होती है ताकि वो आसानी से चिपक जाए उस खादी के कपड़े पर और आसानी से छूट भी जाए। क्योंकि मान लो बच्चों को अगर मान लो A4 एप्पल अल्फ़ाबेट पढ़ाने हैं तो फलालीन के बोर्ड पे मतलब उस पिक्चर्स को लगा के A4 एप्पल ए लगा दिया और एप्पल का फोटो लगा दिया। दूसरे दिन बी पढ़ाना है तो ए को हटा के रख देंगे साइड में और उसको बी लगा देंगे। तो इस तरह छोटे बच्चों की क्लास में सबसे ज़्यादा इसको काम में लिया जाता है, ठीक है। अगला देखिए फलालीन बोर्ड के बाद में अगला है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन, ठीक है, प्रदर्शन बोर्ड, विज्ञप्ति बोर्ड, विज्ञापन बोर्ड या सूचना पट, बहुत सारे नाम है इसके। ये दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। डिस्प्ले सामग्री संस्था से, जैसा कि आपको पता है नाम ही इसका डिस्प्ले बोर्ड है, कई बार बुलेटिन बोर्ड भी है। सूचना पट, जनरली आप स्कूल्स वगैरह में कहीं जाते होंगे और वहाँ जाते ही आपको ऐसी जगह पे बिल्कुल जहाँ सूचना पट लिखा होगा और उस पर इस तरह आपको दिख जाएगा, वहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ कोई इसी पे या सूचना पट है और उस पर टैग की हुई कुछ सूचनाएं और आपको कुछ फोटोज भी दिखेंगी, कुछ लिखा हुआ भी दिखेगा, कोई आदेश होगा स्कूल का संस्था प्रधान की तरफ से अभिभावकों के लिए तो वो भी लगा हुआ इस पे मिल जाएगा। अब देखिए बना कैसे होता है कि ये डिस्प्ले सामग्री में आता है क्योंकि ये चीज़ डिस्प्ले के काम आती है। ये मुख्य सूचनाओं को बुलेटिन बोर्ड पर डिस्प्ले किया जाता है संस्थाओं में, जो भी संस्थाएं होती हैं। बुलेटिन बोर्ड विद्यालय में ऐसी जगह लगाया जाता है जहां पर, क्योंकि हम पढ़ाई से संबंधित बातें कर रहे हैं तो हम बात करेंगे विद्यालय की, जहां पर सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों शिक्षकों की दृष्टि आसानी से जा सके। क्योंकि हमने जब नाम ही उसको क्या दिया है बुलेटिन बोर्ड या सूचना पट, तो वो सूचना सबको एकदम ईजी
तरीके से मिल जाए, उसको जाके ऐसे कहीं दिखाना नहीं है हमें बच्चा, मतलब जो ऐसी जगह जहाँ पर बिल्कुल गेट में घुसते ही जो नजर आए वहाँ पर जनरली सूचना पट होता है। विद्यालय के नवीनतम समाचार उस पर लगा दिए जाते हैं। अगर विद्यालय के कुछ बच्चे ने कुछ प्राइज़ जीता है या कहीं उसका आगे सिलेक्शन हो गया और अखबार में वो न्यूज़ आई तो उस अखबार की कटिंग को काट करके सूचना पट पे लगा देंगे। अध्यापक विद्यार्थी की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के लिए बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। बुलेटिन बोर्ड पर चित्रात्मक और मुद्रित यानी चित्र भी लगा दिए जाते हैं और जो लिखित सामग्री है दोनों बिल्कुल सूचनाओं को भली भांति प्रदर्शित किया जाता है। आप ये माने कि सूचनाएं जितनी भी होती हैं बाकायदा कागज और चित्र इत्यादि उस पर कील से पिन से पिन अप कर दिया जाता है और हटा करके कभी भी इसको बार बार काम में लिया जाता है। इसको फिक्स करके लकड़ी का ये बना हुआ होता है। ठीक है, अब देखिए इंपोर्टेंट सहायक सामग्री है ये लिंग्वा फोन। ठीक है, लिंग्वा लैंग्वेज से बना हुआ शब्द है लिंग्वा फोन, इसलिए आपको याद ये देखिए यहाँ पे इसका ये चित्र बना हुआ है। यहाँ पर एक ये आपको दिख रहा होगा एक सीडी टाइप की और एक इस पे इसका एक हेड है जो ये जब ये घूमती है ना तो इस पे चलता है और ये इस पे कोई चित्र नहीं दिखते हैं और केवल बच्चा आवाज़ के लिए यहाँ पे एक वो लगा रहता है स्पीकर इसके ऊपर ही और उस स्पीकर में से आवाज़ आती रहती है तो ये घूमता है और उसमें सुनने के लिए काम आता है लिंग्वा फोन यानी लैंग्वेज सीखने के लिए। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सबसे पहली चीज़ तो श्रव्य सामग्री है और भाषा शिक्षण में उपयोगी है, यानी कि भाषा चाहे वो अंग्रेजी हो संस्कृत हो हिंदी हो भाषा सिखाने के लिए काम में आता है। उच्चारण संबंधी दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है। इस यंत्र में भाषा शिक्षक द्वारा रिकॉर्डेड आदर्श वाचन होता है, इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि टीचर जो भी है वो पहले से ही आदर्श वाचन को इसमें रिकॉर्ड करके रखेगा और विद्यार्थी भाषा प्रकोष्ठ कक्ष में एक कक्ष बना हुआ आता है विद्यालयों में भाषा प्रकोष्ठ कक्ष, उसमें जाएगा बच्चा और बाकायदा कान पे वो हेडफोन लगा करके बार बार उसको सुनेगा और अनुकरण करेगा और जैसे टीचर का सुनेगा फिर अपना बोलेगा। इससे वो क्या करेगा अपने उच्चारण दोषों को दूर करेगा। इंपॉर्टेंट, कई बार लिंग्वा फोन और ग्रामोफोन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये हमको नहीं करना है। लिंग्वा फोन नाम याद रखेंगे, लैंग्वेज से भाषा शिक्षण में उपयोगी है, उच्चारण संबंधी दोषों को दूर करने के काम में ये लिया जाता है। उच्चारण संबंधी दोषों को दूर किया जा सकता है इससे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखते हैं लिंग्वा फोन के बाद में ग्रामोफोन। ये ग्रामोफोन क्या काम करता है, देखिए ग्रामोफोन लिंग्वा फोन जैसा ही इनकी शक्ल लगभग एक जैसी होती है, ये ग्रामोफोन है। ठीक है, दृश्य सामग्री के अंतर्गत ही आता है। गीत संगीत की शिक्षा, इंपॉर्टेंट, ये ग्रामोफोन है, ये गीत संगीत की शिक्षा देने के लिए काम में, जैसे कोई गाना है और इसमें पहले बच्चे को गाना सुनाया जाता है फिर बच्चा उसका रियाज करता है। उच्चारण दोष का कोई मतलब ही नहीं, बच्चे को कोई म्यूजिक सुनाया और उसके जो भी मतलब वो सारे गामा या कुछ भी संगीत जो भी सुना रहे और बाकायदा उसका पिच वगैरह बच्चे को बताया और बच्चा उसको सुन करके रियाज करता है अपना, तो ये गीत संगीत की शिक्षा देने के लिए उपयोगी है। विद्यालयों में बालकों को गीत संगीत की शिक्षा देने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। देखिए इसका चित्र बना हुआ है, बाकायदा इस पे वही सीडी चलती है और यहाँ से आवाज निकलती है इसमें और बच्चा उसको सुनता है और काम में लेता है। ठीक है, देखिए रेडियो अब ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको सारी चीज़ें पता है। इसके आविष्कारक थे मार्कोनी। मार्कोनी ने आविष्कार किया था। श्रव्य सामग्री है क्योंकि इसमें आवाज़ आती है, केवल चित्र तो होते नहीं है, इसलिए श्रव्य सामग्री है। और ये विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा सृजित सिग्नलों के प्रेषण और ग्रहण करने का साधन है, यानी कि जो भी सिग्नल्स होते हैं ना आकाशवाणी से उनको ग्रहण करता है और उसके आधार पर जितने भी प्रोग्राम आकाशवाणी द्वारा संचालित होते हैं उनको ये ग्रहण करके और एक तरह से श्रवण सामग्री की तरह काम करता है। ऐसे टेप रिकॉर्डर है, देखिए टेप रिकॉर्डर, ये टेप रिकॉर्डर रेडियो का ही एक तरह से विकसित रूप मानो आप इसको, ये भी श्रव्य सामग्री में आता है। इस पर एक मैग्नेटिक टेप होती है, उस पर रिकॉर्ड सिग्नलों या आवाज को रिकॉर्डर की सहायता से बार बार बजाया जा सकता है। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि रेडियो की कमी को दूर करने वाला कौन सा साधन है सस्ता श्रव्य साधन। तो रेडियो में क्या है कि अगर एक बार किसी ने चीज सुन ली तो आप दोबारा उसको रिवाइंड नहीं कर सकते। टेप रिकॉर्डर में उसी गाने को उसी बात को आप बार बार सुन सकते हो। तो रेडियो की कमी को काफी हद तक जो है टेप रिकॉर्डर ने दूर किया है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से श्रव्य सामग्री के अंतर्गत है, टेप रिकॉर्डर और रेडियो दोनों। देखिए क्षेत्र भ्रमण, फील्ड ट्रिप, जैसा कि हमने बताया अब क्षेत्र भ्रमण तो शैक्षिक भ्रमण आता है,
और एनसीईआरटी ने बकायदा इसको प्रक्रिया सामग्री के अंतर्गत शामिल किया था। और हमें पता है कि ये प्रत्यक्ष अनुभव आधारित अधिगम होता है, इससे स्थायी ज्ञान होता है, रोचकता आती है, और एक रोचकता के साथ साथ में बच्चे में सामाजिकता भी आती है कि शैक्षिक भ्रमण पर जब बच्चा अपने विद्यालय के साथियों और शिक्षकों के साथ कहीं घूमने जाता है तो वो बहुत सारी केवल ज्ञान ही नहीं, और सारी चीज़ें कैसे साथ में रहना चाहिए, कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी बच्चा सीखता है। तो क्षेत्र भ्रमण शिक्षण की आसान सामग्री नहीं है। ये नहीं कि हर बच्चे को हर महीने में, पूरे साल में मुश्किल से कोई एक ट्रिप विद्यालय से जाती है, क्योंकि खर्चीला भी होता है भाई बार बार ले जाना बस वगैरह से, और रिस्क भी इसमें होती है कि बच्चों को अपन ले जाते हैं। पर फिर भी प्रत्यक्ष अनुभव होता है, अगर पॉसिबल हो तो ऐसा करना चाहिए, बहुत अच्छा एक तरह से साधन है। श्रव्य दृश्य सामग्री देखिए, वृत्त चित्र जिसको हमने देखा था, इसको डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी कहा जाता है। किसी व्यक्ति पर और किसी स्थल पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है, छोटी फिल्म, और बाकायदा वो श्रव्य दृश्य सामग्री होती है दोनों तरह की। किसी विशेष व्यक्ति, संस्था या मुद्दे या विषय पर शॉर्ट या छोटी फिल्में बनाई जाती है। किसी महान व्यक्ति की जीवनी या किसी विशेष मुद्दे के प्रति छात्रों की समझ बढ़ाने के लिए इसको बनाया जाता है। जैसे मान लो कोई बहुत इतिहास का कोई अच्छा व्यक्ति हो और उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए तो बहुत सारी चीज़ें बच्चे को उसमें से समझ में आती हैं। ये भी एक तरह से सहायक सामग्री ही है। अगला देखिए, सहायक सामग्री के रूप में आजकल सबसे ज़्यादा शिक्षण में जिन चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है उनमें से एक है प्रक्षेपण यंत्र या प्रोजेक्टर। नाम है इसका प्रोजेक्टर, और सब लोग जानते हैं कि ये प्रोजेक्टर होता है। काम कैसे करता है वो एक साइंस का विषय है। प्रोजेक्ट करता है चीज़ कि एक तरह से एक मशीन है जिसके माध्यम से बाकी की जितनी भी सामग्री है उसको प्रोजेक्ट किया जाता है और बड़े पर्दे पर उन चीज़ों को देखते हैं। इस प्रक्षेपण यंत्र या प्रोजेक्टर, पहले तो होता क्या है ये चीज़ हम देख लेते हैं ज़रा, कि एक प्रक्षेपण यंत्र को प्रक्षेपक भी बोल सकते हैं। ये दृश्य सामग्री है, ठीक है, एक तरह से क्या है, मशीन ही है, ठीक है। ये दृश्य सामग्री है, छोटे चित्रों को बड़ा करके इस पर प्रक्षेपित करता है। ये कोई छोटा चित्र है उसको बड़ा करके दिखा देगा। इसके उपयोग के समय कमरे में मतलब अंधेरा होना चाहिए। वर्तमान में तो प्रोजेक्टर ऐसे हाईफाई आ रहे हैं कि कोई उजाला अंधेरा करने की जरूरत नहीं, पर पहले स्टार्टिंग में जो प्रोजेक्टर हुआ करते थे, मैजिक लैंटर्न और एपिस्कोप वगैरह, उनके लिए अंधेरा जरूरी था और इसमें कोई बल्ब, लेंस, कांच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिस पर उस कांच का प्रयोग या लेंस जो भी है जो चीज़ को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। और बल्ब इसलिए ताकि वो रोशनी उस पर प्रोजेक्ट हो जाए। तो इसके कुछ प्रकार हैं, जैसे मैजिक लैंटर्न। अब बार बार आप इन चीज़ों का नाम सुनेंगे, मैजिक लैंटर्न, मायादीप या जादुई लालटेन जो भी है, एपिस्कोप है, एपीडाइस्कोप है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, OHP है ना, और एक LCD है, DLP प्रोजेक्टर है। ये प्रोजेक्टर के ही प्रकार है, यानी कि मैजिक लैंटर्न से लेकर के LCD DLP प्रोजेक्टर तक की जो यात्रा है वो ऐसे चली। मैजिक लैंटर्न से आगे बढ़े एपिस्कोप आया, एपिस्कोप से आगे बढ़े एपीडाइस्कोप आया, फिर OHP आया, और अब वर्तमान में तो LCD DLP प्रोजेक्टर आने लग गए। तो ये सारे प्रोजेक्टर के ही प्रकार हैं। अब देखिए इनके बारे में एक एक चीज़ें हम कुछ कुछ पढ़ते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। सबसे पहला है मैजिक लैंटर्न, जादू की लालटेन, इसको मायादीप नाम से भी जानते हैं, अंग्रेजी नाम है डायस्कोप। ये पारदर्शी प्रोजेक्टर भी इसको कहते हैं। इसका ये क्योंकि एक तरह से प्रक्षेपण यंत्र है जो छोटे चित्रों को बड़ा करके प्रक्षेपित करता है, दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। प्रथम प्रोजेक्टर है, इसलिए इसको, क्योंकि पहली बार जब लोगों ने इसको देखा और इसमें क्योंकि लाइट जलती थी और उसे छोटा चित्र बड़ा होकर दिख गया एकदम पर्दे पे, तो लोगों ने इसको जादुई लालटेन नाम दे दिया। पहला प्रोजेक्टर था, कांच की पारदर्शी स्लाइड पर बने चित्रों को इसमें बड़ा करके प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है। कांच की एक इसमें पारदर्शी स्लाइड, ये देखिए आप इसका चित्र देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे ये स्लाइड्स लगी हुई हैं, ठीक है। अब इसको घुमाया जा रहा है, यहाँ पे ये लालटेन की शेप दे रखी है इसको, और बाकायदा इसमें से रोशनी प्रोजेक्ट होकर के ये जो चित्र यहाँ स्लाइड पे बना हुआ है छोटा, वही चित्र पर्दे पे बड़ा होकर यहाँ से नजर आ रहा है, इसलिए इसको जादू की लालटेन कहा गया। कांच की पारदर्शी स्लाइड पर कुछ चित्र बने होते हैं, वो चित्र जो है यहाँ पे दिखते हैं। सर्वप्रथम इस स्लाइड को साबुन से धोकर, अब जब दूसरा चित्र इस पे बनाना होता है तो इस स्लाइड को क्या करते हैं, साबुन से या धोकर जिलेटिन के घोल में डुबो दिया जाता है और सुखा लिया जाता है। फिर इस स्लाइड पर चित्र बना दिए जाते हैं, दूसरे चित्र बना दिए जाते हैं जो हमें बच्चों को दिखाने हैं।
और जिन चित्रों को प्रदर्शित करना होता है उनको बना लिया जाता है उस कांच की स्लाइड पे, और बस इस तरह वो चित्र दिख जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला प्रोजेक्टर था मायादीप डायस्कोप, पारदर्शी, क्योंकि उस पर कांच की स्लाइड थी जो कि आर पार उस पर दिखता था और बाकायदा यहाँ स्लाइड जो है इस पे प्रोजेक्ट हो जाती थी। अगला है, दूसरा है एपीस्कोप। देखिए ये भी एक इसका अगला रूप है एपीस्कोप, चित्र विस्तारक यंत्र, अपारदर्शी प्रोजेक्टर बोलते हैं इसको, वो चित्र विस्तारक यंत्र या अपारदर्शी प्रोजेक्टर है, प्रक्षेपण यंत्र है, दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। इस यंत्र के द्वारा चित्र या लिखित सामग्री को छोटे पदार्थों और सूक्ष्म जीवों को बिना किसी माध्यम के सीधे ही प्रक्षेपित किया जा सकता था। अब देखिए ये उस वाले से ज़्यादा एक तरह से एडवांस था कि उसमें क्या करते थे, कांच की स्लाइड को बार बार से धो करके उस पर चित्र बनाना पड़ता, वो पारदर्शी था। और आप देखिए ये कैसा है, ये अपारदर्शी प्रोजेक्टर है। ठीक है, वो पारदर्शी था, ये अपारदर्शी प्रोजेक्टर है। इसमें क्या होता था, कोई भी चित्र या लिखित सामग्री या कोई भी सूक्ष्म जीव, बाकायदा ये आपको यहाँ पे एपीडायस्कोप का एक चित्र दिख रहा है, यहाँ पे ये लेंस दिख रहा है। ठीक है, ये जो लेंस है यानी कि इस स्लाइड पे यहाँ पे जो भी सूक्ष्म जीव इत्यादि आप रखेंगे वो यहाँ से बड़े पर्दे पर प्रोजेक्ट हो जाता था। इसमें बार बार किसी स्लाइड को कांच की, क्योंकि कोई स्लाइड ही नहीं थी, पारदर्शी है था ही नहीं, तो इसको धोने की जरूरत नहीं पड़ती, काम कम हो गया। जो भी सूक्ष्म जीव है दिखाया, साइंस में बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ, कोई चित्र है लगाया और बाकायदा उसको बड़ा होके ये दिख जाता था। ठीक है, अगला है एपीडायस्कोप। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, प्रारंभ में जिसको हम जादुई लालटेन कह रहे हैं वो था डायस्कोप, बाद में दूसरा आया एपीस्कोप। अब इसमें एपी नाम भी जुड़ा हुआ है और डाई भी जुड़ा हुआ है, तो उन दोनों का मिक्स रूप है ये एपीडायस्कोप। पहले डायस्कोप फिर एपीस्कोप, उन दोनों को मिला दिया तो एपीडायस्कोप बन गया। ये एपीडायस्कोप है, ये दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है, प्रक्षेपण यंत्र है, पारदर्शी और अपारदर्शी प्रोजेक्टर का दोनों। जब बाद में देखा कि पारदर्शी से बहुत ज्यादा चीजों को प्रक्षेपित नहीं किया जाने लगा तो इन्होंने एडवांस ऐसा बनाया कि एक में ही पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों काम हो जाए, यानी कि ये मैजिक लालटेन और एपीस्कोप का मिश्रित रूप है। और इस यंत्र के माध्यम से कांच की पारदर्शी स्लाइड पर बने चित्रों को बड़ा करके प्रक्षेपित करने के अलावा सीधे ही किसी सूक्ष्म जीव या पदार्थ पुस्तक पर बने चित्रों को बड़ा करके प्रक्षेपित किया जा सकता है। यानी कि कोई भी चित्र जो पुस्तक में नहीं है जिसको सामग्री पर चित्र करके वो भी बना सकते हो। इसलिए इसमें देखिए दो लेंस हुआ करते थे, तो एक काम करता था एपीस्कोप की तरह और एक काम करता था डायस्कोप की तरह, दोनों काम हो जाते थे। एपीडायस्कोप नाम है, दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है। उन दोनों का प्रारंभिक जो प्रोजेक्टर थे उन दोनों का मिलाजुला रूप है। अगला देखिए, ये शिरोपरि प्रक्षेपण यंत्र, ओवरहेड प्रोजेक्टर, नाम ही इसका ऐसा है, इससे पता चल जाएगा आपको। शिरोपरि प्रक्षेपण, ओवरहेड, हेड मतलब सर और सर के ऊपर से, यानी कि अब तक तो जितने भी यंत्र थे वो ऐसे होते थे कि आदमी यहाँ से सामने से उनको प्रोजेक्ट करता था चीजों को। जैसे सपोज करो कि ये एपीस्कोप है या सूक्ष्म जीव लगाया और पर्दे पे दिख रहा है। अब ये जो प्रोजेक्टर आया है ना ओवरहेड, आपके सर के ऊपर से बड़े पर्दे पर ये चीजों को दिखाता था। कैसे? ये प्रक्षेपण यंत्र दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है, काम वही है, छोटे चित्रों को बड़ा करके दिखाना। इसमें ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिकाओं का उपयोग किया जाता है और इस यंत्र के माध्यम से प्लास्टिक की शीटों पर बने चित्रों में लिखित सामग्री को बड़ा करके प्रक्षेपित किया जाता है और प्लास्टिक की यह शीट ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिका कहलाती है। आप देखिए ये चित्र देख पा रहे हैं, ये है ओवरहेड प्रोजेक्टर। कोई भी कांच की स्लाइड जो प्लास्टिक की जो शीट होती थी उस पर जो भी चित्र इत्यादि बना हुआ है उसको यहाँ रखते थे, बाकायदा इसको यहाँ रखा और इसके अंदर बल्ब की माध्यम से ये जो ऊपर ये यहाँ जो बना हुआ है इसमें से लाइट निकल करके, यानी कि आपके सर के ऊपर से, टीचर यहाँ पड़ा है, बस टीचर यहाँ काम कर रहा है, अपनी स्लाइड्स रख रहा है और यहाँ सर के ऊपर से बाकायदा यूँ रिफ्लेक्शन जाता और बड़े पर्दे पर वो चीज़ें दिख जाती, इसलिए इसका नाम ओवरहेड था। तो प्रोजेक्टर ही नाम रख दिया ओवरहेड प्रोजेक्टर। चलिए इस प्रोजेक्टर की श्रृंखला में अंतिम प्रोजेक्टर जो है अंतिम जो प्रोजेक्टर है एलसीडी प्रोजेक्टर या डीएलपी प्रोजेक्टर इनको कहा जाता है। एलसीडी प्रोजेक्टर का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और डीएलपी प्रोजेक्टर का नाम है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। ठीक है, ये भी दोनों प्रक्षेपण यंत्र ही हैं और दृश्य सामग्री के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है,
इनमें डायरेक्ट सामग्री नहीं रखते, बल्कि इनमें कंप्यूटर या लैपटॉप इत्यादि से इनपुट दिया जाता है। ये इस तरह की चीज़ें हैं कि इसके अंदर कोई भी आप स्लाइड, कोई भी सूक्ष्म वस्तु नहीं रख सकते। ये एक तरह से केवल और केवल प्रोजेक्ट करने का काम है, इनपुट इनको बाहर से देना पड़ेगा। ठीक है, कंप्यूटर और इंटरनेट से शिक्षा देने के लिए मुख्यतः एलसीडी और डीएलपी प्रोजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। इन प्रोजेक्टर की क्षमता की इकाई ल्यूमिनेंस में होती है। आप ल्यूमेंस होते हैं इसमें, जिसमें जितने ज़्यादा ल्यूमेंस होते हैं उतना ही प्रोजेक्टर महंगा भी आता है और उतना ही क्लैरिटी उसके अंदर होती है। दोनों ही अत्याधुनिक प्रोजेक्टर है। वर्तमान में मतलब सरकारी स्कूलों में तो आप इमेजिन नहीं कर सकते, पर बड़ी बड़ी संस्थाओं में ये बाकायदा अपने ट्रेनिंग देने के लिए ये प्रोजेक्टर काम में लिए जाते हैं। जो भी ट्रेनर होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ को इनके माध्यम से, इन प्रोजेक्टर के माध्यम से बाकायदा स्लाइड्स लगा करके, और इनको कंप्यूटर में उनका पूरा एक तरह से प्रेजेंटेशन होता है, और उस प्रेजेंटेशन को बाकायदा उसमें बैठे बैठे ही स्लाइड पे आपको दिखता रहेगा, और वो अपनी शीट पे बैठा बैठा ही कंप्यूटर में उसको चेंज करते करते जो है अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो ये भी एक तरह से प्रोजेक्टर का एक रूप है। चलिए आगे। अब देखिए, एक और इस टॉपिक में से जो काम की मुख्य चीज़ जो बची है वो ये है कि अभी हमने जब प्रारंभ में देखा कि इंद्रियों के आधार पर हमने 3 विभाजन इसके किए थे, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री। तो इसमें सबसे पहला जो विभाजन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इसमें टेबल है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। बस सीधे सीधे आपको इसमें ये प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से दृश्य सामग्री कौन सी है। तो यहाँ दृश्य सामग्री ये तीनों जो भी बनाए हुए हैं कॉलम इनमें दे रखी है। जैसे श्यामपट्ट है, वास्तविक वस्तुएं हैं, पुस्तकें हैं, शब्दकोश है, चित्र, रेखाचित्र, मानचित्र है, चार्ट, पोस्टर, ग्लोब, लपेट फलक, ये जो बीएड करने वाले हैं ना, लपेट फलक वो लपेट के ले जाते हैं, वो लपेट फलक होता है। फ्लैनल बोर्ड या फलालीन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट, पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन्स जितनी होती हैं वो, एक एटलस जो आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, काम में लेते हो, वो भी एक तरह से दृश्य सामग्री ही है। और जो भी प्रिंटेड जितनी भी सामग्री, नोट्स इत्यादि आपके पास होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। कुछ मॉडल्स जो भी आते हैं वो दृश्य में आते हैं। अच्छा, संग्रहालय के अंदर जो चीज़ें हम देखते हैं वो भी सारी एक तरह से दृश्य सामग्री ही होती हैं। शैक्षिक भ्रमण, समय रेखा, कार्टून, हास्य व्यंग्य के चित्र, चित्र विस्तारक यंत्र, ये वही है प्रोजेक्टर जिनको हमने अभी बताया था आपको। ठीक है, प्रोजेक्टर है ये। प्रक्षेपण यंत्र, एपीस्कोप, डाइस्कोप, एपीडाइस्कोप, ओएचवी और फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। तो ये सारी चीज़ें दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती है। इसके बाद में देखिए ये कुछ और चीज़ें हैं जो श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आएंगी। वो ये टेबल है, देखिए रेडियो को केवल सुना जा सकता है, टैप रिकॉर्डर को केवल सुना जा सकता है, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, इनकी हमने बात की थी। ये लिंग्वाफोन भाषा शिक्षण में काम आता है, उच्चारण दोषों को दूर करने के लिए। अभी हमने देखा था, आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो क्योंकि बच्चे ग्रामोफोन और लिंग्वाफोन में कंफ्यूज होते हैं। ये संगीत शिक्षा में काम आता है। तो ये मुख्य रूप से 4 श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। एक श्रव्य दृश्य सामग्री, टेलीविजन, संगणक को मतलब कंप्यूटर तो अंग्रेजी नाम है, संगणक उसका हिंदी नाम है। कई बार परीक्षा में संगणक ही देते हैं। ठीक है, तो टेलीविजन, संगणक या कंप्यूटर, दूरदर्शन, सिनेमा, चलचित्र भी कहते हैं इसको, फीचर फिल्म भी कहते हैं। ये सारे के सारे श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। टेली टीचिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वर्तमान में आपको पता है कोरोना चल रहा है, उस दौरान ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग मतलब बच्चों को भी एक तरह से मतलब टेली नेटवर्किंग के माध्यम से एक तरह से ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है। टेली टीचिंग उसको कहते हैं, टेलीफोनिक। ठीक है, टेली का मतलब टेलीफोनिक जो पढ़ाया जा रहा है, इसमें बाकायदा बच्चे की फोटो वगैरह देखी जा सकती है, आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, नाटक और कठपुतली, ये सारा का सारा श्रव्य दृश्य के अंतर्गत आता है। अब देखिए कठपुतली कई बार ऐसी भी होती है कि केवल कठपुतली आवाज़ नहीं आ रही है तो वो केवल दृश्य में आएगी। और वर्तमान में जो कठपुतली जो प्ले होता है मतलब, तो उसमें कठपुतली का डांस मतलब कठपुतली का डांस वगैरह करेंगे, उसके साथ साथ में बोलने वाला व्यक्ति बोलता भी है कि ये क्या कहने जा रही है, क्या कर रही है। तो अगर वो इस तरह की बात है जब तो वो श्रव्य दृश्य दोनों में आएगी। और सिंपल कठपुतली है, केवल कठपुतली नाच रही है, बोल नहीं रही है, कोई संगीत नहीं बज रहा है, तब वो दृश्य में आएगी। तो ठीक है, तो ये कुछ हमने इस श्रव्य दृश्य सामग्री से संबंधित
बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है आपका, जो कि लेवल 1 लेवल 2 साइंस में तो एसएसटी सब में है। कम से कम 150 में से 4 से 5 प्रश्न इस टॉपिक से आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको ढंग से देखें। इसके क्वेश्चन आंसर हम अगली वीडियो में देंगे। धन्यवाद।